वो कह रहे थे सर जी, 7:15 पे कौन सी नमाज होती है? आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। कौन सी मगरिब होती है, राइट? मगरिब की नमाज होती है ना, राइट? तो आप टाइम कर लें अगर आप सब कहते हैं तो। यानी इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, 7:16 तक मैं टाइम नहीं आपको दूंगा। बट अगर आप सबका इशू ऐसा होता है तो हम 7:15 से क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? अभी तो खैर 7 बजे करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम हम 7:15 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो मंडे को क्लास होगी। ओके, ताकि आप सब जी। अच्छा जी, आज विल मूव टूवर्ड्स, ठीक है जी, विल मूव टूवर्ड्स द एसे। हमने अभी लास्ट टाइम ये देखा था कि किस तरीके से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, किस तरीके से आप आउटलाइन बना सकते हैं, राइट? हमने यही देखा था ना। और हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव एसे में हम कैसे आउटलाइन बना सकते हैं, ठीक है? और हम एक्सपोजिटरी एसे में कैसे आउटलाइन बना सकते हैं, और हमने क्लास में बनाई भी थी। अच्छा, इन दोनों में अगर आपको कोई क्वेश्चन है या अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? विद इन 1 वीक और 10 डेज हम क्या करेंगे कि इस क्लास को खत्म करेंगे, यानी हम इसमें आप मास्टर कर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बुक रीडिंग की तरफ चलेंगे, क्योंकि बुक्स की भी आपको समरीज प्रोवाइड करना बड़ा जरूरी है, ठीक है? आपको कंटेंट, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी और इधर उधर के सारे कंटेंट प्रोवाइड करना भी बहुत जरूरी है। ऑलराइट। अच्छा, सो आप सबने इस चीज का जरा ख्याल रखना है। और आइए जी, विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं क्लास को। अली, आर यू माय सम स्टूडेंट? मुझे बताइएगा, आई डोंट सीम्स टू रिकॉग्नाइज यू, बट मुझे बताइएगा कि आपको मेरे स्टूडेंट हैं पहले। ऑलराइट, आइए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जिस ऐसे के बारे में बात करना है वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है? और उस ऐसे को कहा जाता है परसुएसिव ऐसे, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, अब परसुएसिव ऐसे क्या होता है, ठीक है? आपको सिंपल आसान अल्फाज में बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और इन एग्जांपल से ना आपको अच्छे तरीके से चीजें ना समझ आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, अगर हम परसुएसिव ऐसे की बात करते हैं, लेट मी जस्ट राइट एन ऐसे इन फ्रंट ऑफ यू। सीएसएस 2023 में एक ऐसे आता है जी, ठीक है, कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट ओनली मोर कन्वीनियंट, is not only more convenient but often more effective than traditional क्लासरूम्स। ये जी सीएसएस 2023 में आया। अच्छा जी, स्पेशल सीएसएस होता है, और इसमें जी आपके पास ऐसे आता है कि एआई हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। एआई हैज ओवरस्टेप्ड इट्स, कि 2025 में एक और ऐसे आता है, ठीक है? सीएसएस 2025 आता है, और एक ऐसे आपके पास आता है कि फ्रेल्टी is no more by name of women, ये आता है। और सी एस एस 2026 में तो अब मुझे खैर टॉपिक्स याद नहीं है, कुछ ऐसे एसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है? सी एस एस 2026 का कोई पेपर अगर निकाल सकता है तो उसमें ना काफी ज्यादा, ठीक है, ऐसे एसेस आते हैं जिसमें ना आपके पास, ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन द ऐसे। अच्छा, यस, ऐसे आता है जी। ओके, लेट मी राइट। सीएसएस 2026 का ऐसे आता है, ठीक है? और ऐसे आता है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, अब समझिएगा इस चीज को। साइबर सिक्योरिटी एज द न्यू नेशनल फ्रंट सिक्योरिटी फ्रंटियर, एज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर। अच्छा जी, पीएमएस अभी 2026 होता है, और इसमें एक ऐसे ऐसे नहीं आया, लेकिन चले मैं ना इसे थोड़ा सा मोल्ड करता हूं। मैं कहता हूं
बल्कि शायद ऐसे ही आया है, फूड सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन तमाम एसेज में अगर आप देखें तो आपको एक चीज कॉमन नजर आती है। कोई मुझे बताना चाहेगा क्या चीज यहां पर आपको कॉमन नजर आ रही है? मर्दान, अली मर्दान बताओगे? अफादिया, क्या कॉमन? अलीना बेटा, हमें क्या यहां पर कॉमन चीज नजर आ रही है? कैन यू टेल मी एनीवन? चले मैं बता देता हूं। यहां पर आपको एक स्टांस गिवन है, ठीक है? चलिए, बिकॉज मैं आपको कहता हूं कि ऐसे इज अ कॉमन मैन्स अप्रोच, तो आइए जरा देखते हैं कि कॉमन मैन अप्रोच, यानी आप सब, हम सब एक कॉमन मैन हैं, तो इन एसेज में क्या स्टांस दिया हुआ है। पहला ऐसे, ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट ओनली मोर कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। इकरा इकरा अफजाल बेटा, जरा मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या मतलब है इस ऐसे का, सिर्फ इस ऐसे का मुझे मतलब जी। सर इसका मतलब है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स वगैरह होते हैं उससे। आसान अल्फाज में मैं बोल सकता हूं कि यहां पर बात ही की जा रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है ट्रेडिशनल एजुकेशन से। यहां पर यह बात की जा रही है, बताइएगा क्या मैं ये बात कर सकता हूँ? जी सर। अरिका बेटा, ये सीएसएस 2000 स्पेशल का, ये जो 2023 का स्पेशल सीएसएस है, एआई हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपको क्या ये पढ़ के समझ आता है, ये तो बताएं। तो इसका ये मतलब है कि एआई जो है वो फर्दर मतलब अब जो उसकी डोमेन है उससे ज्यादा प्रोग्रेस कर गई है। अब इसको आपने नेगेटिव सेंस में लेके जाना है। अरिका, मुझे ना आपकी आवाज बड़ी फीबल सी आई है, बहुत कम आई है आवाज आपका, शायद माइक का थोड़ा एरर है, बट चलें। आपने बिल्कुल सही फरमाया। फॉर दोज ऑफ द स्टूडेंट्स, इन्हें अरिका की अगर आवाज नहीं आई, अरिका ने कहा है कि सर जी ये स्पेशल सीएसएस में ये जो दूसरा ऐसे है ना, इसका मतलब है कि एआई जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा तरक्की करती जा रही है। पॉजिटिवली भी आप इसे लेकर चल सकते हैं, नेगेटिवली भी, यानी पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी एआई अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करती जा रही है। ऑलराइट, सीएसएस 2025 में चलते हैं। अभी ये डिफिकल्ट ऐसे है। अलीना बेटा, कैन यू टेल अस कि इस ऐसे का क्या मतलब है? आर यू अलीना फैसल? मुझे बताइएगा जी सर। अलीना, क्या मतलब है इस ऐसे का? फ्रेलिटी इज नो मोर देन नेम, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये फ्रैलिटी इज नो मोर देन, इससे फ्रैलिटी का मतलब होता है कमजोरी। तो इसका मतलब ये है कि हमने ना इसको पॉजिटिव सेंस में थोड़ा सा बताना है कि अब ना ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तरक्की कर रही है या इस दौर में वो मैं औरतें इतनी भी दबी हुई नहीं है जितनी वो पहले होती थी, यानी कुछ बेहतरी आई है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जैसे हरासमेंट के बेहतर हो गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के। ऑलराइट, अली मर्दान, इन शॉर्ट में क्या यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसका मतलब है कि औरतें आज के दौर में कमजोर नहीं है? क्या मैं यस सर, यही है क्या मतलब इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि अब पेरेंटी जो है वो औरतों के साथ एसोसिएट नहीं है, ये ट्रम्प। बेसिक लेवल पर ब्रेक है, याद रखिएगा। अच्छा जी, सीएसएस 2026 में ये ऐसे आता है, साइबर सिक्योरिटी एज ए न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर। कौन आप में से मुझे बताएगा? अली शान, आप बताओगे क्या मतलब है इस ऐसे का, ये जो सीएसएस 2026 में भी आया है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऐसे? आपको आपको क्या समझ आता है? छोड़ दें दूसरों को। अली मर्दान, कैन यू टेल अस? सॉरी। जी सर। सर साइबर सिक्योरिटी मीन्स कन्वेंशनली जो पुराने सिक्योरिटी फ्रंटियर थे जो फिजिकली होते थे, अब जो है वो साइबर सिक्योरिटी जो कि सोशल मीडिया या फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, तो मतलब ये एक नया फ्रंटियर ओपन हो गया है वर्ल्ड वाइड। हम यहाँ पर बोल सकते हैं आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी एक मुल्क और कौम के लिए जो है ना, एक नई जंग का मरकज बना हुआ है, ठीक है? आई एम सॉरी, व्हाट? ऑलराइट। अच्छा, अब 2026 में ये ऐसे आता है पीएमएस का, इसका मतलब है कि जब तक एक कंट्री के पास फूड सिक्योरिटी है, यानी इनफ फूड की अवेलेबिलिटी है, वो कंट्री अपने आप को सिक्योर फील कर सकती है, क्योंकि जब फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है तो उस टाइम पर आपके पास जो है नेशन जो है एक सिक्योर फील करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन तमाम चीजों को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो आप, क्या मैं एक सेफ बात कर सकता हूं कि दरअसल इन तमाम एसेज में हमारे पास एक व्यू पॉइंट दिया जा रहा है, हमें इन तमाम एसेज में एक स्टांस दिया जा रहा है? देखिए ना,
यहां पर भी एक स्टांस दिया जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, औरतें आज के दौर में कमजोर नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एआई तरक्की करती जा रही है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर समझिएगा ये एक स्टांस गिवन है, और हमने इस स्टांस को एग्जामिनर को जस्ट प्रूव करना है, दैट्स ऑल। ऐसे ऐसे को जिसमें आपने आपके पास एवरीबॉडी एक व्यू पॉइंट गिवन होता है, और आपने अपने रीडर को सिर्फ और सिर्फ उस व्यू पॉइंट के साथ कन्विंस करना होता है, समझिएगा। उस व्यू पॉइंट के अगेंस्ट नहीं जाना, लेकिन उस व्यू पॉइंट को सिर्फ रीडर को कन्विंस करना होता है। ऐसे ऐसे को कहा जाता है जी परसुएसिव ऐसे। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? मुझे बताइएगा, लेट मी नो, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? नहीं पुत्र, ये स्टेटमेंट नहीं है बेटा, ठीक है? ये अब कह सकते हैं चले एक स्टेटमेंट की तरह है, लेकिन यहां पर आपके पास बेटा एक स्टांस गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, ठीक है? और आपने उस पॉइंट को प्रूव करना है, दैट्स ऑल, ठीक है? और आप जब अपने उस पॉइंट को बेटा प्रूव कर देंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये ऐसे परसुएसिव ऐसे कहलाता है। ऑलराइट, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा नूर बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर सर। ऑलराइट, बिल्कुल। अच्छा, अब इससे मुराद क्या है, अब इस बात को समझिएगा कि परसुएसिव ऐसे में आपने रीडर को ना नूर कन्विंस करना है, ठीक है सर जी? अली मर्दान समझ आ रही है? अलीशान समझ आ रही है बात की? अच्छा, अब ये ऐसे की आउटलाइन आपने कैसे बनानी है, ठीक है? परसुएसिव ऐसे को ना आज मैं ऐसा ब्रेक डाउन करूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। देखिए अरिका बेटा, परसुएसिव ऐसे में ना आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जामिनर की डिमांड सबसे पहले क्या होती है। ये डिमांड आपने अगर समझ ली ना, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है? बट मैं चाहूंगा कि आप सब इसे समझें, क्योंकि अगर आपने इसकी डिमांड समझ ली ना, तो देखिएगा आप इस ऐसे को कभी जिंदगी में नहीं छोड़ कर आएंगे। और आप, अब मजे की बात बताता हूँ, आप अगर ये ऐसे करते हैं अच्छा, तो आपकी 40 से ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है? 50-50 भी आ जाते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स के 57 नंबर आए हुए हैं ऐसे ऐसे में, ठीक है? अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा एवरीबॉडी, कि परसुएसिव ऐसे जो आपसे चीज डिमांड की जाती है, एग्जामिनर चाहता है कि आप ना जो एक स्टांस गिवन है ना, उसके हक में, यानी उसे प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स, सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ एग्जामिनर चाहता है कि आप एविडेंस प्रोवाइड करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको बताना है कि क्लाइमेट चेंज आज के दौर में रियलिटी है, तो फिजा बेटा ये रियलिटी को प्रूव करने के लिए बड़ा जरूरी है कि मैं आपको कोई एग्जांपल भी दूं। मेरी बात समझ आ रही है फिजा? ठीक है, अगर तो मैं ऐसे ही हवा में बातें करता जाऊंगा, तो बेटा वो तो आप मेरी बात पर आप एग्री करेंगे ही नहीं। तो देखिए, क्योंकि हमने एग्जामिनर को मनाना है जी, एक बात पे कन्विंस करना है, तो इस सिनेरियो में हमारे आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी बैक्ड विथ सम टाइप ऑफ एविडेंस। अब उस एविडेंस में आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, उन एविडेंस में आपके पास कोटेशंस हो सकती हैं, उन एविडेंस में आपके पास केस स्टडी हो सकती है, ओके? और इन सारों को मैं प्यार से ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कहता हूं, आपको पता ही है। तो आपने इस ऐसे में स्टूडेंट्स याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स लाजमी ऐड करने ही करने हैं। फर्दर मोर एग्जामिनर यहां पर परसुएसिव ऐसे में इकरा बेटा मसला पता है क्या होता है? परसुएसिव ऐसे में ना एवरीबॉडी, बच्चे सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं अरिका? कि बच्चे ना इमोशनल हो जाते हैं, और जैसे ही आप इमोशनल होंगे, आप अपने एस्से को एवरीबॉडी फेल कर देंगे। और बच्चे ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉवर्टी पर ऐसे है, तो बच्चे क्या करते हैं जी, ऐसे लिखते हैं जैसे कोई ना अपने रोने आकर रो रहा है। आपने इस तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन बिल्कुल भी ऐसे अली मर्दान अटेम्प्ट नहीं करना, बल्कि आप इमोशनल अप्रोच लेकर जाएंगे, लेकिन वो इमोशनल अप्रोच एक बैलेंस्ड इमोशनल अप्रोच होनी चाहिए। अब वो कैसे बैलेंस्ड इमोशनल अप्रोच होनी चाहिए वो भी मैं बताता हूं, कौन कौन से अल्फाज यहां पर यूज करेंगे वो भी मैं बताता हूं, डोंट वरी, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने परसुएसिव ऐसे में, अच्छा मैं ना आपसे एक बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं स्टूडेंट्स। आप एक पॉइंट बात कर रहे हैं, यानी आपका एक मुख्तलिफ पॉइंट है और मेरा एक मुख्तलिफ पॉइंट है, सही है?
जैसे आप कहते हैं कि सर जी क्लाइमेट चेंज जो है ना वो रियलिटी नहीं है, वो मिथ है। मैं कहता हूँ जी क्लाइमेट चेंज रियलिटी है। और अगर मैं आपको, समझिएगा इस चीज को, अगर मैं आपको अपने पॉइंट पर अग्री करवा लेता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं इंटेलेक्चुअली बड़ा तेज हूं और मैंने आपको इंटेलेक्चुअली डोमिनेट कर दिया है कि आप अपना स्टांस छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और आप मेरे स्टांस पर एग्री कर रहे हैं। मैं बात सही कर रहा हूं? मुझे बताइएगा, लेट मी नो स्टूडेंट्स, बिकॉज ऐसे इज अ डिस्कशन। सो हमें जरा डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लेकर चलते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा। फिजा बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं बेटा, इसे आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं कहते, वरना जो आपने पिछला पूरा पढ़ा है वो गलत पढ़ा है टीचरों से। आई एम सॉरी टू से, मैं क्लास में ऐसी बात नहीं करता होता और मैं किसी भी टीचर को नहीं बेटा, लेकिन आपने गलत पढ़ा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव इज समथिंग एल्स। आर्ग्यूमेंटेटिव इसे कैसे बनाना है वो अलग है। छोड़ दें, अभी आपको कुछ नहीं ऐसे का पता। जितना मैं बता रहा हूँ प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, प्लीज। क्योंकि आपके भी बहुत से, वर्दा बेटा, आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स है ना और पॉइंट्स है वो भी क्लियर नहीं है। ठीक है, इसे आर्ग्यूमेंटेटिव बनाया जा सकता है, लेकिन वो कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आगे बताऊंगा। बट पहले फिलहाल इसे इस चीज को जो मैं परसुएसिव आपको बता रहा हूं तो इसे परसुएसिव किस तौर पे समझिए। लीव, आई डोंट नो व्हाट इज आर्ग्यूमेंटेटिव, यू डोंट नो व्हाट इज आर्ग्यूमेंटेटिव राइट नाउ। राइट नाउ द मेन पॉइंट ऑफ फोकस इज ओनली परसुएसिव एसे। ओके वर्दा बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी अगर गलत गाइड किया जाता है तो वो भी जो है स्लो पड़ जाता है। अच्छा, मैं किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं होता कभी भी, और ना मैं हूं। लेकिन मैं ना आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं जो कि शायद आप सब समझें, आप सब अक्लमंद हैं। इस चीज को ना जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब मेरे बहुत से बच्चे अपने भी पास आउट हुए हैं, ठीक है, एलोकेटेड भी हैं, जिसमें खुशबख्त हैं, हादिया हैं, हादिया के अलावा परीसा हैं, अवैस हैं। अवैस नहीं हो सके खैर एलोकेटेड, लेकिन वो क्वालिफायर हैं जी, पीएमएस के भी इस साल अपीयर हुए हैं, क्वालिफाई करेंगे, लाजमी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जहरा मेरी एक स्टूडेंट है, वो क्वालिफायर हैं। जहरा के अलावा अली रजा इज अ क्वालिफायर एमओडी में, खैर अब तो वो एलोकेटेड हैं। मेरे बेशतर औकात स्टूडेंट्स जो हैं वो एसए में 60-60 नंबर आए हैं। मैंने आपको वॉइस मैसेज भी ग्रुप में भेजा था। नबीहा मेरी स्टूडेंट है जी। ठीक है, अरिका को पता है कि वो आपके साथ ही एक नबीहा स्टूडेंट होती थी। ठीक है, और भी बेशतर औकात है। सायरा इकराम 2024 की एफएसपी में, समरून इफ्राहिम, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज अपनी ड्यूटीज पर खड़े हुए हैं। अच्छा बेटा, बात पता है क्या है, ये सब बहुत कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह, लेकिन कॉम्पिटेंट होना इज समथिंग एल्स। ठीक है, पोजीशन लेना इज समथिंग एल्स, और पढ़ाना इज समथिंग एल्स। मैं आपको ये चीज थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें ये मतलब नहीं आप मेरे से ही पढ़े, आप मेरे से ही पढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं आप सब, मेरे दूसरी क्लासेस के सारे बच्चे हैं। लेकिन मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप में से कोई नया नहीं है। बट एक जो बच्चा पास हुआ है, ठीक है, समझिएगा इस चीज को कि राइट नाउ वो अपना तो पास हो गया, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने आगे जो उसके पास स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें लेके कैसे चलना है। उसे नहीं पता कि क्या उसके टेक्निक्स जो उसने अपने ऊपर अप्लाई की हैं क्या वो अगले साल भी चलेंगी या नहीं। और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस बच्चे क्या करते हैं, एक पास होता है बच्चा, उसके पास चले जाते हैं, अल्टीमेटली वो स्टूडेंट वो खुद भी अपने आप को भी नहीं मैनेज कर पाता और दूसरे जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें भी नहीं मैनेज कर पाता। एंड 2023 के टॉपर्स इसकी बेहतरीन मिसाल है। सारे जितने भी टॉपर्स हैं वो मेरे अपने बैचमेट ही हैं, किसी से भी मैनेज नहीं होना। बट मसला ये है कि स्टूडेंट्स, अब कोई भी टीचर है ना, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं दूसरे टीचर्स की बात करूंगा। ठीक है, अब उनके बच्चे क्वालिफाइड होते हैं ना, वे पास होते हैं, तो उन्हें इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और उन्हें पता है कि लेकर कैसे चलना है। अब एक बच्चा जो एक समंदर में नया नया आकर अभी तैर रहा है, ठीक है, और दूसरा टीचर जो कि उस समंदर में डुबकियां लगाना जानता है, कौन सा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है? यू नो द आंसर। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो मैं आप सबको ये कहूंगा कि देखिए क्वालिफायर्स बेहतरीन हैं जी, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, शायद पढ़ाएं भी आपको। ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री शायद वो पढ़ाएं, मेरे ख्याल से पब्लिक एड पढ़ाएं, बातें शायद इनके साथ चल रही हैं ऐसी। बट द थिंग इज दिस कि स्टूडेंट्स, आई या कोई भी जो टीचर है वो इंटेलेक्चुअली हमेशा सुपीरियर होता है, और उस्ताद से आगे कभी भी स्टूडेंट्स नहीं निकल सकते, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अच्छा आगे चलते हैं। मैं भी अपने उस्तादों से आगे नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं निकल सकता। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज देयर स्टूडेंट। अब अगर मैंने आपको एक पॉइंट दिया और आप उस पॉइंट पर नहीं अग्री कर रहे वर्दा बेटा, मैं यहां से बात स्टार्ट कर रहा था, और मैंने आपको उस पॉइंट पर अग्री करवा लिया, तो मैंने आपको इंटेलेक्चुअली डोमिनेट कर दिया। क्या मैं बात सही कर रहा हूं? मुझे बताइएगा स्टूडेंट, जरा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जरा मुझे जी बताएं, क्या मैं ये बात जी गलत? सर।
अच्छा, यही पॉइंट एग्जामिनर आपसे परसुएसिव ऐसे में चाहता है कि आपको जो एग्जामिनर ने एक पॉइंट दिया हुआ है अली मर्दान, आपने इस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी आउटलाइन को डील करना है कि आप इंटेलेक्चुअली एग्जामिनर को डोमिनेट करके रखते हैं और एग्जामिनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मानने पर एग्री हो जाए। ठीक है, सो ये जरा इस चीज को आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब याद रखिएगा कि परसुएसिव ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स, तीन चीजों के ऊपर ये बेस करता है। परसुएसिव ऐसे अरिका बेटा, परसुएसिव ये आपने लिखना है मेरे साथ, ठीक है, यहां से आपने लिखना स्टार्ट करना है प्लीज। परसुएसिव ऐसे एवरीबडी तीन चीजों के ऊपर बेस करता है। अच्छा, मैं इस तरीके से ना लिखवाने में आपको इजी फील करता हूँ, दैट्स व्हाई मैं ऐसे आपको करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास जो मेजर एक चीज है वो है जी लॉजिक, जिसे आप लॉगॉस भी कहते हैं। ठीक है, लॉगॉस का मतलब पढ़ाई नहीं होता, लॉगॉस का मतलब होता है लॉजिक। ठीक है, सबसे पहले अब ये कैसे आपने मेंटेन करना है ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लॉगॉस आपके पास लॉजिक के ऊपर पहला जो इसका पिलर है ये इसके ऊपर बेस करता है। और इसमें क्या होता है, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने होते हैं, यानी लॉजिकली अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं, हमने क्लाइमेट चेंज की ही बात की, आप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज मिथ है, मैं कहता हूं जी क्लाइमेट चेंज फादिया बेटा रियलिटी है अलीना, और मैं कहता जी हूं क्लाइमेट चेंज रियलिटी इस तरीके से है कि आपके पास 1980 से 2020 तक कितने परसेंट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अफादिया आज आपने ये पढ़ा है, अलीना आपने भी आज ये पढ़ा है, जी सर। कितने जी परसेंट, सर। कितना इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर बताएं। सर थ्री थ्री नहीं, सर 1.2 डिग्री। वाह, 1.2 जी। वेरी गुड, एक्सलेंट, बिल्कुल। अब एक बच्चा कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्लोबल वार्मिंग, समझेगा, एक बच्चा कह रहा है द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्लोबल वार्मिंग, और कोई फैक्ट एंड फिगर ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट निम्रा बेटा उसने ऐड नहीं किया। अब एक बच्चा कह रहा है जी द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्लोबल वार्मिंग, वही बात, और साथ ही वो कह रहा है कि देखें जी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ईजी आपने ऐड नहीं करना, कंट्रैक्शंस आपने पेपर में ना ऐड नहीं करने होते, पूरा लिखना है जी फॉर एग्जाम्पल कि 1980 से, ठीक है, ये लॉगॉस के बारे में हम बात अभी कर रहे हैं, 1980 से 2020 तक आपके पास, ठीक है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो करीबन 1 डिग्री सेल्सियस है एग्जैक्टली, अगर मैं बोलूं, ठीक है अली मर्दान। तो देखिए आपने जब यहां पर एक लॉजिक ऐड किया, तो ये लॉजिक की वजह से आपका ये जो आर्ग्यूमेंट था ये बड़ा मजबूत हो गया लीना बेटा, जी क्यों, सर। ऐसा हुआ कि नहीं। अब मैं आपसे जी सवाल सर। जी सर। पूछता हूं, ए वाला आर्ग्यूमेंट ज्यादा मजबूत है या बी वाला। राबिया, वेरी गुड जी, राबिया इज इन हॉस्पिटल मेरे ख्याल से, बट स्टिल शी इज अटेंडिंग द क्लास, मच रिस्पेक्ट बेटा। दिस टाइप ऑफ जोया इज सिक इज वेल, और ये इस तरीके की जो आप सबकी एक कमिटमेंट है आप अपने साथ और अपने स्टडीज के साथ, आई इंकरेज दैट अलॉट, मच रिस्पेक्ट बेटा। जी, मुझे आप में से कोई बता सकता है कि अब ए वाला आर्ग्यूमेंट लॉजिकली ज्यादा तगड़ा लग रहा है कि बी वाला आर्ग्यूमेंट, बताइएगा जरा। सर ए वाला। ए वाला, ए वाला, दूसरे भी बताएं जरा। अब अच्छा, सॉरी सर, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो वाला। आपको बेटा तो कौन सा है बताएं ना। सर बी वाला है। दूसरे सब क्लास में नहीं है मौजूद, अरिका, फादिया, मैंने आपसे भी पूछा है, इकरा, निमरा, नूर बेटा आप सब क्लास में नहीं है, आर यू ऑल स्लीपिंग, आर यू ऑल अवेक, क्या बात है, सैटरडे का ऐसा तो नहीं दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, ओ सर जी सैटरडे दिल ही नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है इशू। ए वाला, बी वाला आर्ग्यूमेंट ज्यादा मजबूत है, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स लॉजिक। तो आपने ना परसुएसिव ऐसे में लॉजिक मेंटेन करना है। अभी मैं आपको लॉजिक और भी बताता हूँ, मैंने इसके ऊपर अभी बहुत डिटेल्ड क्लास है, ठीक है, अभी सिर्फ आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास होता है जी पैथोस, दूसरा है अरिका बेटा पैथोस। पैथोस का मतलब होता है इमोशनल अपील, ठीक है अली अमरदान, मेरी बात समझ आ रही है। इमोशनल अपील यानी इमोशनली एग्जामिनर को अप्रोच करना, परसुएसिवनेस को मेंटेन करना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अच्छी बात है, लेकिन इस पे सिर्फ आपने 15% फोकस करना है अपने ऐसे में, ठीक है, 15%, इससे ज्यादा नहीं, 16वें% पर भी आपने मूव नहीं करना। स्टूडेंट्स, पैथोस में आप क्या कर सकते हैं कि इमोशनल अपील यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं, एक बैलेंस्ड इमोशनल अपील इसमें होनी चाहिए। अब ये कैसे मेंटेन करते हैं आगे बताता हूं, ठीक है, बैलेंस्ड इमोशनल अपील होनी चाहिए।
ठीक है। और तीसरी जो चीज जिसके ऊपर परसुएसिव ऐसे बेस करता है स्टूडेंट्स, दैट इज, ठीक है, आपके पास वो जो होती है वो होती है जी इथोस। इथोस, इथोस को प्यार से अलीना कहते हैं जी क्रेडिबिलिटी। ठीक है जोया बेटा, ठीक इथोस है जी। क्रेडिबिलिटी। अब आपको ना ये चीजें बड़ी मुश्किल लगेगी, और सर जी क्या क्या पढ़ाई जा रहे हैं। आप देखिएगा ये एंड पे जब हम आउटलाइन बनाएंगे आपको बड़ा इसका फायदा होगा। आज हम इसकी एक आउटलाइन बनाकर उठेंगे। अच्छा, अब ये तीन चीजों के ऊपर आपका परसुएसिव एसे एवरीबॉडी बेस करता है, लोगोस, पैथोस एंड इथोस। लोगोस का मतलब है जी लॉजिक ऐड करना, पैथोस का मतलब है जी इमोशनल अपील ऐड करना, और साथ ही साथ इथोस का मतलब है कि क्रेडिबिलिटी ऐड करना। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। अभी शायद आपको ये चीजें ना समझ आए, बट आगे अभी मैं जाकर जब आपको ये डिटेल में समझाऊंगा तो आपको ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, डोंट वरी, समझ आना शुरू हो जाएंगी। आइए जी बात करें इनके ऊपर सारे डिटेल में। व्हाट डू यू से? नूर बेटा करें बात? यस सर। क्या कहते हो इत्तेशाम, बात करें इनके ऊपर? चलिए जी बात शुरू करते हैं। जोया, इश्तियाक, आइए। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जिसके ऊपर बात करनी है दैट इज इथोस, क्रेडिबिलिटी। अरे क्या क्रेडिबिलिटी ऐसे में कैसे? पहले तो बात है क्रेडिबिलिटी होती क्या है, आपने ये पहले तो पूछना चाहिए था आपको। तो सर जी, अच्छा शर्माया ना करें, आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल सवाल नहीं ना आता, ये कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है। क्रेडिबिलिटी कौन मुझे बताएगा? ऐसे में क्रेडिबिलिटी होती क्या है, आसान अल्फाज में मुझे बताना है, और खास तौर पर परसुएसिव ऐसे में ये क्रेडिबिलिटी क्या चीज होती है? एनीवन? सर ऑथेंटिक बात हो, कोई प्रूवन, ऐसी कोई ऑथेंटिक बात कर, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, चलें, गुड वन। और मुझे बताइए, लेट्स लेट्स आस्क रिका बेटा, क्या होती है ये क्रेडिबिलिटी क्या होती है परसुएसिव ऐसे? सर एक तो ऑथेंटिसिटी, दूसरा कंसिस्टेंसी कितनी है हमारी, मतलब करेक्ट वर्जन में कितना चल रहे हैं। ठीक है, गुड वन। एहतशाम, आप मुझे बताएंगे क्रेडिबिलिटी क्या होती है ये परसुएसिव ऐसे में? आपने बताना है मुझे, परसुएसिव ऐसे में जानना है कि ये क्रेडिबिलिटी क्या होती है। क्या समझ आता है आपको एहतशाम? मुझे आइडिया नहीं है। नूर, आप बताइए क्रेडिबिलिटी क्या होती है? राय रमीज, वाह जी वाह, राय रमीज इज इन द क्लास एवरीबॉडी। कैसे हो राय रमीज, ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, ऑल गुड। आज लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? सर मैं दरअसल घर से सर बाहर था मैं तो आई वाज बताऊं ट्राइंग टू रश टू क्रेडिबिलिटी एंड एज के क्विकली एज बारे में। पॉसिबल। आपके पास एक स्टूडेंट है, आई गेस लिटरेचर की ही स्टूडेंट है, तो चलिए हुआ बेटा आप बताइए क्या होती है ये क्रेडिबिलिटी? सर क्रेडिबिलिटी का ये मतलब होगा कि आपने साइट साइट सोर्सेज ऐड करने हैं, नहीं मतलब बेटा, जहाँ से नहीं मैं आपको पीयर रिव्यू नहीं नहीं फीडबैक है, इस तरह से। नहीं बेटा, ये नहीं होता। चले मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स, क्रेडिबिलिटी होती है कि जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी को जाहिर करते हैं। ठीक है, व्हेन यू शो, अरिका बेटा, व्हेन यू शो योर इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी, यानी आप जब एग्जामिनर को इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी अपनी शो करते हैं कि आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, आप एक पढ़े लिखे समझदार बंदे हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी आप जब एग्जामिनर को शो करते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपका ऐसे क्रेडिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सवाल, एक 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 एक, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं लिखता हूं कि पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग, मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ी लेंथी लाइन है, पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, वर्स्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, हाउएवर, ठीक है, स्टिल पाकिस्तान इज टेकिंग अ लॉट ऑफ लोन्स फ्रॉम आईएमएफ ड्यू टू विच दिस इन्फ्लेशन कैन बी एड्रेस्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा कि क्या आईएमएफ के कर्जे लेने से, फादिया आपने मुझे बताना है, फादिया बेटा, आईएमएफ के कर्जे लेने से क्या वाकई हमारी महंगाई कम होगी कि बढ़ेगी? तेल की कीमतें या किसी भी चीज की कीमतें, राबिया आप भी बता सकती हैं मुझे, निमरा परवेज आप भी बता सकती हैं बेटा, जी हुमा जिले आप भी बताइए, राय रमीज, क्या इंक्रीज के कर्जे लेने से तो महंगाई और बढ़ेगी? अली मर्दान, मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं, मुझे बताइएगा। अच्छा तो देखिए, मैं यहां पर क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट ऐड कर ही नहीं, मैं ऑथेंटिसिटी ऐड ही नहीं कर सका जो आपने कहा था। ठीक है अरिका? तो अरिका, यहां पर आपको इंटेलेक्चुअली यानी क्या करना होता है कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स को सोचते हुए प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स भी यहां पर ही मैटर करती है। ठीक है,
आपने क्या करना होता है कि प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐड करने हैं, किसी भी चीज को एग्जैजरेट नहीं आपने करना, ये भी चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं जी पाकिस्तान तो दुनिया में सबसे ताकतवर है, पाकिस्तान तो इकोनॉमी में होए हुए जी चाइना को भी पीछे छोड़ गया, तो स्टूडेंट्स आपने किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना, ठीक है। समझिएगा इस चीज को, आपने जो पॉइंट है, जो फैक्ट है, जो फिगर है, जो आर्ग्यूमेंट है, आपने उसे बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच से जब आप लिखते हैं ना वरदा बेटा, इसे कहा जाता है क्रेडिबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहता हूं कि क्लाइमेट चेंज के पीछे एक सबसे बड़ी मेरी बात मेरे मेरे, मेरे आर्ग्यूमेंट को समझना है, क्लाइमेट चेंज के पीछे फिजा पुत्र एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है जी, लेट मी से, यस, ओवर पॉपुलेशन, या जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, दोनों में से कोई भी एक अपनी मर्जी का पिक कर लें। तो क्या मैं दुरुस्त बात कर रहा हूं? यस सर। हाँ जी बताइए। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है, मैं फिर से नहीं रिपीट, सर, सबसे बड़ी रीजन नहीं कहना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ओवर पॉपुलेशन या आपके पास गाड़ियों का धुआं है। क्या मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ जी? जल्दी जल्दी जरा मुझे बताइए। अरिका कह रही है नहीं, हाँ राबिया कह रही है नहीं, वेरी गुड। निम्रा परवेज, अच्छा क्या गलती है यहाँ पर? राय रमीश मैंने क्या गलती की है यहाँ पर? एहतशाम आप भी जरा बताइए, जरा सोचें, जरा अपने दिमाग को खोलें। मैंने लीना बेटा बात की कि क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ी वजह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या एमिशन फ्रॉम, फिर एग्जैजरेटेड होगी आपकी स्टेटमेंट, एग्जैजरेटेड है वो। हाँ गुड वन, ठीक है। मेरी स्टेटमेंट एग्जैजुरेटेड है कि मैंने कह दिया थी सबसे बड़ी, हालांकि सबसे बड़ी वजह ये है ही नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी वजूहात है कि नहीं, क्यों अरिका बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट फादिया? तो यहां पर जी ना सर, हैं बड़ी वजूहत। जोया बेटा मेरी बात समझ आ रही है? ये आपने अपने ऐसे में चीजें नोट करनी है, परसुएसिव में खास तौर पे, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी सर क्रेडिबिलिटी, जी जी, हम अक्सर ऐसे लिखते हैं ना कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। बेटा ठीक। नहीं ये कर सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट आप कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट से मुराद है कि बहुत से और हैं, लेकिन उनमें से एक कॉज ये, अगर मैं कहता हूं ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज होता है, कॉज नहीं लिखना आपने, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब यह है कि क्लाइमेट चेंज के और भी बहुत कॉजेज हैं, और इन बहुत कॉजेज में से एक कॉज मैं बता रहा हूं। तो ऐसे फ्रेजेस आपने इस्तेमाल करने हैं, ये अच्छे हैं, ठीक है। ये आपकी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी को ये स्टैब्लिश करते हैं, ये आपने यूज करने हैं। ओके मैंने अभी आपको बताने हैं कि कौन कौन से फ्रेजेस आपने इस्तेमाल करने हैं, वो मैं अभी सारा आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। नूर बेटा मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेट मी नो बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या करनी है कि अपनी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी शो करनी है और बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट शो करने हैं। अच्छा बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट शो करने के लिए आप बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, लिखें यहां पर बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट। आप अपने ना पेन या पेपर पर लिखिए, बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट आप कैसे शो कर सकते हैं, कौन कौन से अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप कौन कौन से बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए अल्फाज इस्तेमाल करेगा? अल्फाज मैं फ्रेजेस बता रहा हूं, ठीक है, ट्रांजिशनल वर्ड्स। ऑल्दो, ऑल्दो, जोया बेटा अगर लिख सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्दो, वाइल इट इज ट्रू, लिखें जी, वाइल इट इज ट्रू। उसके बाद आपने क्या करना है, एडमिटेडली, ये लिखें, एडमिटेडली, एहतशाम लिख रहे हो, एडमिटेडली, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और कर सकते हैं, बड़ा मजे का है, आ नुएंस्ड एनालिसिस सजेस्ट्स, ठीक है, आ नुएंस्ड एनालिसिस सजेस्ट्स। सो ये आप जब इस्तेमाल करेंगे इन अल्फाज को, इन फ्रेजेस को, तो स्टूडेंट्स आपका एक बैलेंस शो होगा और इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी आपकी शो इसमें करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी जो सही एस्टैब्लिश आपने करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये अब कुछ और फ्रेजेस भी बताता हूं जो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी, अभी आपने इनका रट्टा मार लेना जरा प्लीज,
इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी के लिए कौन कौन से आप इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी के लिए कौन कौन से फ्रेजेस आप जोया पुत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, द फॉलोइंग एविडेंस सजेस्ट्स, द फॉलोइंग एविडेंस सजेस्ट्स। अब इसका मतलब पता है क्या, अब मेरी बात आपने समझनी है स्टूडेंट्स। आपको इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है, कि अक्सर औकात कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर ना हमने अलीना बेटा ज्यादा एम्फसाइज करना, यानी ज्यादा जोर देना होता है। क्यों रिका बेटा, ऐसा है ना, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एग्जामिनर भी ना यहां पर जरूर ही फोकस करे। अब जब आप इस तरीके से लिखेंगे ना, द फॉलोइंग एविडेंस सजेस्ट, तो आप एग्जामिनर को यहां पर एक वेकअप कॉल दे रहे हैं कि एग्जामिनर साहब उठो, और उठ के ये जो एविडेंस है ना, अब ये पढ़ो जरा, ठीक है। तो द फॉलोइंग एविडेंस सजेस्ट, ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत आपके एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी को एग्जामिनर के ऊपर ना तसल्लुत करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको, मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं जी हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इंडिकेट, हिस्टोरिकल, अगर ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इंडिकेट, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अप आप राबिया बेटा बता सकते हैं अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन रिवील्स, ये भी एग्जामिनर के लिए एक वेकअप कॉल के लिए काम करेगा। अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन रिवील्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहां पर इन सारों के रट्टे मार लें, कोई एक दो याद हो सकता है तो बस ठीक है, कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है, मुझे बताइएगा, कोई सवाल तो नहीं है यहां तक। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि आप अपने इथोस को यानी क्रेडिबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और भी आइए देख लेते हैं, और भी बड़े अल्फाज हैं जी, ठीक है, और लिखवा दूं आपको जो क्रेडिबिलिटी के वोकैबुलरी वगैरह होती है, मुझे बताइएगा, कोई ज्यादा तो नहीं हो रहा? ये सर दो तीन और लिखवा दे, फिर वो बंदा ना ये भी होता है कि लिखते हुए सोचता रहता है यहाँ कौन सा फिट करूं, तो दो हाँ, तीन और लिखवा दे बस। दो दिन आपको और लिखवा देता हूँ, ठीक है। इम्पिरिकल, 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 ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एक आप यूज कर सकते हैं जी, रैशनल वर्ड इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। रैशनल के साथ तीसरा कंपेलिंग, कंपेलिंग, कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट या कंपेलिंग एविडेंस, कंपेलिंग, ये आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डन है, यहां तक आप सबको समझ आ रही है, मुझे बताइएगा। चलिए आइए हम ना क्रेडिबिलिटी की अली मर्दान एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी अभी गुड एवरीबॉडी, समझ आ रही है, मुझे बताइएगा। अरिका बेटा क्लियर है? अलीना, अफादिया, अरिका, फिजा, क्लियर है। यस सर। नूर, राबिया, रायरमीस, यस सर। वर्मा एंड जोया, जोया बेटा, ठीक है सब ओके। आइए जी, अब मैं ना आपके सामने एक एग्जाम्पल बोलता हूं, ठीक है, और आपने ना इसके ऊपर देखना है कि क्या ये क्रेडिबल है भी या नहीं। पॉलिटिशियंस आर टोटली करप्ट एंड यूजलेस, क्या ये एक क्रेडिबल और ऑथेंटिक आर्गुमेंट है? मुझे नो यस सर। नो यस नो वाला, नो। यस वाला पहले बताइए, यस वाला, क्योंकि ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है, यस वाला। यस सर, मैंने बोला यस। आपने बोला है, हुमा जिले ने यस बोला है, यस। बेटा गलत बोला है, ठीक है। अगर ये ना कहता तो आपने कभी सामने नहीं था ना, बेटा गलत है ये। क्यों गलत है, क्या मसला है यहाँ पे? मैंने कहा पॉलिटिशियंस आर टोटल, सर पॉलिटिशियंस हमेशा करप्ट ही होते हैं, देख नहीं होते। पूरी दुनिया में पर करप्ट सर ही है ना। फिर सवाल पूछता हूँ, बेटा पॉलिटिशियंस हमेशा करप्ट होते हैं, पक्की बात है? ऑलमोस्ट। नहीं 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 नहीं, ऑलमोस्ट इज समथिंग एल्स। ये देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन इसे कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हुमा अभी कह रही थी कि सजी पॉलिटिशियंस हमेशा करप्ट होते हैं, अब एक ही सेकंड में हुमा आ गई है ऑलमोस्ट पर। मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज द इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन दैट आई वांट यू टू एस्टैब्लिश। जी हुमा, मैं आपसे फिर एक दफा पूछता हूँ, पॉलिटिशियंस हमेशा करप्ट होते हैं? नो। अब हुमा कुछ भी नहीं बोलेंगी। बताइए हुमा, क्या पॉलिटिशियंस हमेशा करप्ट होते हैं? हुमा बेटा, पॉलिटिशियंस हमेशा करप्ट नहीं होते। 98% या 95% पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं, कुछ बेहतरीन पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उनमें कौन आता है? इनमें कौन आता है, मैं वही फॉर एग्जाम्पल इसीलिए मैंने बोला, मैं आपको बता दूं।
अच्छा बेटा, हमें जब भी हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं ना, तो हमें पता है क्या लगता है? हमें लगता है हम नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या इधर उधर की बात कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, लेट्स लीव देम। लेट्स ब्रॉडन आवर कैनवस और इस पर देखते हैं जी इटली के बारे में। इटली या नेदरलैंड में अभी क्या हुआ कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर पूरा हुआ, और वो प्राइम मिनिस्टर अपना सारा अथॉरिटी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को देकर, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर करके, पता है कैसे वापस गया है? आपको पता है? साइकिल पे अपनी। कैन यू बिलीव इट? व्हाट दिस रिफ्लेक्ट्स? हाँ जी, मुझे बताइएगा बेटा। जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देर आर लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस जो कि बेटा बिल्कुल अच्छा काम करते हैं। ठीक है, गांधी वॉज अ वेरी गुड लीडर, पॉलिटिशियन कह लें आप, गांधी वॉज अ वेरी गुड लीडर बाय द वे। ठीक है, उसने अच्छे काम भी किए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है, बट अच्छे काम भी उन्होंने किए। ठीक है, उसके बाद कायदे आजम, क्या कायदे आजम भी करप्ट थे? चले मुझे ये बताइए। हाँ जी, हुमाम, वेटिंग फॉर योर आंसर पुत्र। सर कायदे आजम हमारे टीचर कहते हैं वो भी करप्ट थे लिटरेचर के लिए। हाँ बेटा, बात पता है क्या है कि हिस्ट्री को आप जैसे भी मोल्ड कर देना, हिस्ट्री सब्जेक्टिव है, क्योंकि हिस्ट्री हमारे सामने नहीं हुई। मैं आपको कायदे आजम के ऐसे किस्से बता सकता हूँ कि आपको लगे कि ओहो जी, कायदे आजम को तो पाकिस्तान बनाना ही नहीं था चाहिए। और मैं ही आपको ऐसे किस्से भी बता सकता हूँ जिसमें आप कहें जी कायदे आजम से बड़ा लीडर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप सब भुट्टो को लीडर ना मानते हो, लेकिन मैं 5 मिनट में ऐसा साबित कर सकता हूँ कि कायदे आजम से बड़े लीडर भुट्टो थे। ठीक है बेटा, हिस्ट्री को आप जैसे इंटरप्रेट करना चाहें कर सकते हैं। कायदे आजम वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट लीडर। बेटा मेरी बात समझिएगा, पर्सनल लाइफ उनकी जैसी, चले वो शराब भी पीते थे, मैं एक बात कर रहा हूँ, जस्ट एक बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वो शराब पीते थे, वो सूर भी खाते थे, कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ही कहते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, ये उनकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन हम किसी की कैपेबिलिटीज को उसकी पर्सनल लाइफ से नहीं देख सकते। आपकी पर्सनल सर लाइफ। अगर कोई आलिम है और वो हमें इस्लाह की तरफ लेके आना चाह रहा है लेकिन वो खुद सही काम नहीं करता है, तो क्या उसका ये राइट है कि वो हमें कहे कि तुम सही काम करो, तुम अपनी इस्लाह करो? अच्छा बेटा, लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कायदे आजम की कैपेबिलिटी हमें यहां से पता चलती है कि जब पूरे हिंदुस्तान के जो लीडर्स थे वो उनके खिलाफ थे और मुसलमान मुल्क बनना नहीं थे देना चाहते, इवन हमारे मुसलमान भी नहीं थे कुछ चाहते, उन्होंने वहां से भी मुल्क उनके हाथों से छीन के निकाल के लेकर आए। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कायदे आजम ने कब का शराब ना पियो? हम्म कायदे आजम ने कब रिलीजियस तौर पर प्रचार कोई किया या कोई खुतबा दिया हो जिसमें कायदे आजम ने कहा हो जी शराब नहीं पियो, सूर नहीं खाओ, या ये ना करो वो ना करो? मुझे ये बताइए। हमारे सर ये कहते हैं कि कायदे आजम की इतनी कोई खास एफर्ट्स नहीं है जितनी गांधी ने अपनी कंट्री के लिए। मतलब कायदे आजम जो है वो सिर्फ ऑन स्टेज नहीं आते थे, वो सिर्फ पीछे से ऑर्डर देते थे, मतलब ऑर्डर जारी करते थे। कभी उन्होंने कैंप्स वगैरह में नहीं आए, इस तरह से लोगों से खुद डायरेक्ट मतलब के मीटअप नहीं किया इस तरह से। बेटा डायरेक्ट मीटअप जरूरी तो नहीं है कि ये हमें, मेरी बात समझिएगा, डायरेक्ट मीटअप में, ठीक है बेटा, देखिए कमांड देने के लिए भी पीछे कोई एक कमांड टास्क फोर्स का होना बड़ा जरूरी है। और अगर टास्क फोर्स कमांड नहीं देगी, अब सारे फौजी जाकर अगर मैदान में लड़ना शुरू हो जाएंगे तो पीछे कमांड देने वाला कौन रहेगा? और अगर कमांड ही नहीं दी जाएगी तो फौजियों के दिमाग खाली होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, हार जाएंगे। तो बेटा पीछे से कमांड देना ये अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है, किसी भी तरीके से की बुरी बात नहीं है। कायदे आजम वाज अ लीडर, आई एक्सेप्ट दिस थिंग। अगर गांधी की उनसे ज्यादा एफर्ट होती तो फिर पाकिस्तान ना बनता एटलीस्ट। ठीक है, तो बेटा कायदे आजम वॉज अ लीडर, कायदे आजम वॉज नॉट अ करप्ट लीडर। उन्होंने उस मुल्क के साथ तो कोई गद्दारी नहीं की। हाँ, पर्सनल लाइफ जैसी मर्जी हो, वो उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ पे हम उन्हें सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये एथिकली भी अच्छी चीज नहीं है। तो बेटा कायदे आजम वॉज अ गुड लीडर। खैर, हमारी बात शुरू यहाँ से हुई थी। ऑल पॉलिटिशियंस, चलिए मैं आपसे, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको मनवा नहीं रहा, मैं जस्ट अपना पर्सपेक्टिव सामने रखता हूँ। ओके, चलिए मैं आप सबसे फिर से पूछता हूँ, ऑल पॉलिटिशियंस आर टोटली करप्ट एंड यूजलेस। जी, मुझे बताइएगा, क्या ये क्रेडिबल जो है एक स्टेटमेंट है? मुझे बताइएगा, जस्ट यस और नो में मुझे जवाब देना है। जल्दी जल्दी जरा मुझे सारे बता दें, टाइम हमारे सर पास आ नहीं, क्रेडिबल नहीं है। क्रेडिबल नहीं है, चलिए इसे क्रेडिबल फिर हम कैसे बनाएं? चले, अब आपने इसे क्रेडिबल बनाना है। चले, अब आपने इस स्टेटमेंट को क्रेडिबल बनाना है कि पता चले कि किसी अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदे की ये स्टेटमेंट है। कैसे सर आप दें? हर जगह पर सर ग्रे एरिया होता है, तो कोई अच्छे भी होंगे कोई बुरे भी होंगे, हम किसी को एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते सबको। रमीश, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, आई एम सॉरी, रिपीट करेंगे सर के प्लीज आप? हर कोई मतलब बुरा नहीं होता, कोई अच्छा भी हो सकता है कोई बुरा भी हो सकता है, हम हर किसी को एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते।
गुड वन। इसे इंग्लिश में करें ना जरा, इंग्लिश का पेपर है रमीज। इसे इंग्लिश में जरा That करो यार। every politician is not bad, every politician is not good. There are always some bad and some good. गुड वन, अच्छा है, गुड वन बेहतर है, लेकिन इससे भी और बेहतर किया जा सकता है, बट गुड वन रमीज, गुड वन। जी कोई और मुझे बताएगा? अलीना, वुड यू लाइक टू ट्राई? अफादिया? सर जी जी, अली मदान बोलिए। सर ये अगर ले कहें कि इट इज ऑब्जर्व दैट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पॉलिटिशियंस आर ऑफन इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस। हम्म, ठीक है, गुड वन। आगे। ये पूरी नहीं है स्टेटमेंट अली, अली ये पूरी नहीं है, क्यों बोला? अच्छा, और आप में से ना, चले थोड़ा सा हम अपने दिमाग को और खोलते हैं एवरीबॉडी। अच्छा, आप में से ना बहुत से स्टूडेंट्स एक चीज पर नूर पुत्र फोकस करें, नूर इसके बाद मुझे आपसे रिप्लाई चाहिए। अच्छा, हम ना फोकस कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, बस हम इस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले वर्ड पे तो हम फोकस ही नहीं कर रहे। यूजलेस। चले, करप्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ही हर पॉलिटिशियन यूजलेस? अब देखिए अली मर्दान, आपने करप्ट के ऊपर तो बात की, आपने यूजलेस के ऊपर बात नहीं की। मेरी बात समझ रहे हैं? ये यस सर, जी जी। को क्रेडिबल स्टेटमेंट बनाना है। अलीना, मेरी बात समझ आ रही है? जोया, यू गेटिंग माय पॉइंट? नूर जी फिजा? जी जी जी। अच्छा, अब आपने जब एक ऐसे को भी देखना है तो आपने अपने पूरे उसके एक एक लफ्ज को देखना है। आप जब एक स्टेटमेंट को भी देखिए, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, उसके एक एक लफ्ज को देखिए डिटेल में। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? 5 दफा पढ़ें, 10 दफा पढ़ें, ताकि आपको उसका एक पूरा मतन हुमा जिले पुत्र समझ आए। हुआ, आपने भी करप्ट के ऊपर बहस की है, यूजलेस के ऊपर बहस नहीं की मेरे साथ। क्या बात है? ठीक है। यूजलेस नहीं हो सकते सर। तो बेटा वही तो, आपकी स्टेटमेंट वहां पर ही वेग हो गई थी इस टाइम पे। अच्छा खैर, आइए जी आगे यूजलेस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने अली मर्दान इस पे तो बनाया, परमीज आपने भी इसके ऊपर तो फोकस किया, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं किया, क्यों अरिका? चले अरिका, इस पे थोड़ा सा बात करती है, मैं आगे नूर के बाद, नूर के ऊपर इसके बाद चलूंगा। जी अरिका पुत्र, कुछ इस तरह से थोड़ा क्रेडिबल स्टेटमेंट तो बनाने की कोशिश कीजिए। अरिका, अगर आप बेटा कुछ बोल रही हैं तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस, आई एम सो सॉरी। मुझे ना आपकी बात servants become involved in ना। corruption. हाँ हाँ बोलिए। सर अब आ रही है आवाज? अभी आई है, अभी आई है। Many politicians, despite being considered public servants, become involved in corruption, thereby hindering their efficient performance of. हाँ गुड वन, आप अच्छा जा रही थी अरिका, गुड वन, ठीक है। और राइट, कोई और? नूर, नूर फातिमा की तरफ चलते हैं। नूर फातिमा, वेरी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट ऑफ माइंड। जी नूर बेटा, कुछ इसे जरा थोड़ा क्रेडिबल बना सकती हैं आप? सर मैंने कमेंट में बना के सेंड की है। अच्छा अच्छा, की है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। और आप में से कोई कोशिश करना चाहेगा? निम्रा परवेज, आप कोशिश करेंगी? निम्रा परवेज? नूर अच्छी है, गुड वन जी। नूर ने सारी मैथमेटिकली। सर मैं कोशिश करूं? हाँ हाँ, जरूर जरूर कोशिश कीजिए जी, बिल्कुल। तो हम ये लिख सकते हैं कि while governance in inadequate governance inadequacies like corruption uh, uh, com- governance in inadequacies like corruption undermine the efficiency and credibility of public servants, but still they are necessary to run the day-to-day affairs of the state, or to for the very existence of the state they are necessary. इस तरह की कोई चीज लिख सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा है, चले मैं भी कोशिश करूँ अगर आप कहते हैं तो। निम्रा, अगर आपने बेटा कोशिश करनी है तो प्लीज माय गेस्ट, आप कर सकती हैं ट्राई। निम्रा परवेज, एहतशाम, आप भी कोशिश कर सकते हैं, या मैं करूं? जोया, इशफाक, अगर पॉसिबल है तो चले मैं कोशिश करूं, कहते हैं तो। अच्छा जी, अरिका लिख रही है, many politicians despite being considered public servants become involved in corruption, thereby hindering the efficient performance of their duties. इकरा लिख रही है, politicians are corrupt, उधर corrupt की स्पेलिंग गलत है, and useless but not, नहीं 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 नहीं, आपने गलत लिखा है इकरा। इकरा, आपने पहले वही पूरी स्टेटमेंट लिख दी है और फिर उसे नेगेट कर दी है, तो बेटा वो लिखे ही ना कि फिर आप उसे नेगेट करने की कोशिश करें। क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि परसिस्टेंट गवर्नेंस फेलियर, ठीक है,
persistent governance failures, ठीक है, have weakened public trust, ठीक है, या थोड़ा सा इसे हम और बेहतर बनाते हैं, persistent governance failures, ठीक है, failures have eroded the efficiency of politicians, ठीक है, but still, ठीक है, they are credible and useful, ठीक है, for the efficient functioning of a state। कुछ इस तरीके से आप यहां पर इसे लिख सकते हैं। एहतशाम, मेरी बात समझ आ रही है? तो आपने ना प्रॉपर जो है एक जब भी आप क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश अपनी करें तो स्टूडेंट्स आपने जो है एब्सोल्यूट नहीं हो जाना, यानी आपने ये नहीं कहना जी ये चीज तो है ही गलत, ये बात सर जी मैंने भी कमेंट में लिखा है। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मतलब बेटा जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, वर्दा लिख रही हैं जी, पॉलिटिशियंस आर आल्सो, ओहो वाह जी वाह, नहीं बेटा ये गलत है, ये आपने स्टार्टिंग में गलती कर दी है। पॉलिटिशियंस आर आल्सो ह्यूमंस विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, बेटा बट से कभी कोई जुमला स्टार्ट नहीं होता, वर्दा दूसरी मिस्टेक, बट देयर इंटेंशंस बिकम क्रूअल एंड इरैशनल आफ्टर गेटिंग पावर, देयर रोल लीड्स यूजलेसनेस, नहीं बेटा तीसरी लाइन भी गलत है। अच्छा देखिए, वर्दा ने बड़ी अच्छी एग्जांपल लिखी, वर्दा गुड वन, हमने समझने में थोड़ी आपने और हेल्प कर दी है। वर्दा ने लिखा पॉलिटिशियंस आर आल्सो ह्यूमंस। चलें वापस चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ना तीन चीजें एहतशाम देखी, लॉजिक, वर्दा फैक्ट्स एंड फिगर्स, पैथोस इमोशनल अप्रोच, और इथोस क्रेडिबिलिटी, इथोस के ऊपर डिस्कस हमने किया। अच्छा अब वर्दा एक बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, वर्दा ने लिखा कि पॉलिटिशियंस, अब आप खुद मुझे इसका जवाब बताएंगे, पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो ह्यूमंस, और आगे देखा लिखा जो भी इन्होंने, ये लॉजिक है, पैथोस है, या इथोस है, बताएं। तेरे बहुत कॉमन सेंस सी बात है, मतलब बहुत कॉमन सेंस है। ये क्या है मुझे अब ये बताइए, लॉजिक है आप कह रहे हैं? नहीं सर, लॉजिकल तो नहीं चीज बनती, मतलब इस बात लिखने का लॉजिक नहीं इसका बनता। होता है इमोशनल अप्रोच, फॉल्स है सर। इथोस होता है क्रेडिबिलिटी, ये क्या है? पैथोस इथोस के लोगोस, सर पैथोस। पैथोस। फॉल्स। निम्रा वर्दा बेटा समझ आई बात की उधर, हमने जोया आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुश्किल तो नहीं हो रहा जोया? लेट मी नो जोया। तो जोया बेटा और वर्दा बेटा, हमने ना एहतशाम इमोशनल अप्रोच नहीं रखनी, आपने जब स्टार्टिंग में इमोशनल अप्रोच रख ली ना तो बेटा वो आप का एक बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट एग्जामिनर के आगे चला जाए। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ना लिखा जी पाकिस्तान स्टडीज के पेपर, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका दुनिया की तमाम गवर्नेंस के लिए वैसे ही बड़ी है, और बात दुरुस्त है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए तो ये फिर पैथोस आ रहा है, इमोशनल अप्रोच आ रही है, और एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप इमोशनल अप्रोच अपनी दें, याद रखिएगा। आपको पता है वन टाइम आई वाज कंडक्टिंग एन इंटरव्यू ऑफ सीएसएस क्वालिफायर्स बैक इन द डेज, तो ना क्या हुआ कि मैंने ना उससे एक सवाल पूछा, बड़ा लॉजिकल सा सवाल था, और वो लड़का ना वहां पर फंस गया, बड़ा खतरनाक वाला सवाल मैंने उससे पूछा। तो कभी आपसे वो सवाल मैं पूछूंगा, वो ना बिल्कुल पैथोस के ऊपर था, और वो ना लड़का रीका बेटा वहां पर फंस गया। और आपको पता है जो मेरे साथ दूसरे पैनलिस्ट बैठे हुए थे तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ना ये ड्यूटी पर कभी भी अपने आप को इमोशनली न्यूट्रल नहीं रख सकेगा, और ये इंटरव्यू पास नहीं करेगा, और वाकई ही वो लड़का इंटरव्यू पास नहीं। अब इसका पता है हमें मतलब क्या पता चलता है, मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, कि इमोशनल अप्रोच को एग्जामिनर पसंद नहीं करता। वर्दा मेरी बात समझ आ रही है पुत्र? अब यहां से ही आइए हम पैथोस के ऊपर ही बात शुरू करते हैं, क्योंकि अब बातें जब शुरू हो ही गई हैं तो आइए पैथोस के ऊपर बात शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पैथोस की जब हम अलीना बेटा वर्दा बेटा बात, वर्दा मेरी बात समझ आ रही है ना? मुझे यस नो में कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए, और आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। जोया बेटा आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अब जोया बेटा बात ये है, आइए बात करते हैं जी पैथोस के ऊपर। अब परसों के हिस्से में सर आपने, वो तो आपने, जी जी वो जो फरमाइए। किसी स्टूडेंट ने स्टेटमेंट लिखी थी उसके बारे में आप बता रहे थे ना, तो फिर आपने उसमें से क्या सवाल किया था ये पूछना चाह रही हूँ। कौन सी स्टेटमेंट बेटा? कि हमारे नबी की जो सीरत हाँ है, उनकी जो जिंदगी है वो हमारे पूरे गवर्नेंस सिस्टम के लिए मतलब बेस्ट। बेटा ये इमोशनल अप्रोच है, ये आपका बता रही है कि आपका टिल्ट ना इस्लाम की तरफ ज्यादा है, और आप हर क्योंकि चीज, ऐसा हो सकता है कि मे बी वो क्रिश्चियन हो। सॉरी
बेटा थोड़ा सा ऊंचा बोलें। आप इस वजह से ऐसा कह रहे हैं कि अगर एग्जामिनर मुस्लिम ना हो? नहीं बेटा, वो मुस्लिम हो भी तो उसे नहीं चाहिए इमोशनल अप्रोच। वो पता है क्या कहेगा, एक दफा ना ऐसे एक स्टूडेंट आई मेरे पास, ठीक है, और वो एग्जामिनर भी ये सवाल करेगा, जी मैं तो सीएसएस करके इस्लाम को प्रमोट करना चाहती हूँ। तो हमने कहा कि बेटा आप ये छोड़ें, आप जाइए जरा मसाजिद में जाकर तबलीग करें। वो अगर देखिए आपके अंदर, आप वो मुस्लिम, पेपर चेकर मुस्लिम ही होगा, आपके पैनलिस्ट भी मुस्लिम ही होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा बात पता है क्या है, और नॉन मुस्लिम तो इस चीज को बिल्कुल भी कट नहीं करेगा, मैं इस चीज को कट नहीं कर सकता, ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन बेटा बात पता है क्या है, कि उसे ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो हर चीज में इस्लाम को लेकर आए, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि बेटा जब आप फील्ड पर जाएंगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर इस्लाम को प्रोपोगेट करेंगे, इस्लाम को प्रमोट करेंगे, और माइनॉरिटीज को सप्रेस कर देंगे। और एग्जामिनर ये नहीं चाहता, एफपीएससी वाले ये नहीं चाहते, ठीक है। इस वजह से देखिए आप रिलीजियस है, ये आपका पर्सनल मैटर है और ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपके रिलीजियस मैटर, मेरे रिलीजियस मैटर मेरे ड्यूटी में नहीं आने चाहिए। आपको जो है मस्जिद में जुम्मे वाले दिन भी ड्यूटी, जब दूसरे लोग जुम्मा पढ़े आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, और आप देंगे। ऐसे लोग उन्हें चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि अच्छा जी खड़े हो मैं जरा नमाज पढ़ा, और वो कोई ना कोई मामला हो जाए। उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए, उन्हें न्यूट्रल चाहिए, और स्ट्रिक्ट न्यूट्रल लोग चाहिए। मेरी बात आपको समझ आ रही है बेटा? और मैं आई एम लीडर इन माय चर्चेस, बट मुझे मेरे जैसे भी उन्हें जब चाहिए होंगे तो उन्हें संडे को भी ड्यूटीज लगानी पड़ेगी, चर्चेस मिस करने पड़ेंगे। वी हैव टू डू दिस। सो यू हैव टू बी न्यूट्रल, नॉट इन द सेंस कि एग्जामिनर मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, बट इन द सेंस बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं। और एक दफा मैंने एक अपने स्टूडेंट से सवाल पूछा, मैंने कहा बेटा आप ब्यूरोक्रेट हो और आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक यहूदी मदद के लिए आता है, आप क्या करोगे? यदि सर मैं मदद करूंगी, बिल्कुल करूंगी, इंसान में उसे देखूंगी। एंड दैट वाज अ गुड आंसर, ठीक है। तो बेटा ये चीजें जरा ना, उन्हें ऐसे बंदे चाहिए होते हैं, उन्हें जरा इमोशनल लोग नहीं चाहिए, ठीक है। सर रिलीजियस कार्ड ना खेलें ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? बट आई एम ट्राइंग टू से कि आप रिलीजियस हैं और होना चाहिए, लेकिन रिलीजियस कार्ड को जरा आपने सीएसएस से भी फिलहाल दूर रखें, ओके। भले सीएसएस जब आप पास कर जाएं, एलोकेट हो जाए, फिर भले आप रिलीजियस जितना मर्जी हो जाए, वो एक अलग चीज है। बट ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन और पेपर अटेम्प्टिंग में आपका रिलीजियस कार्ड नहीं नजर आना चाहिए। क्लियर एवरीबडी? कोई सवाल तो नहीं है आपका? आगे चलते हैं जी, पैथॉस के ऊपर बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जब पैथॉस की बात करेंगे ना, तो पैथॉस में नो डाउट आप अपने परसुएसिव ऐसे में पैथॉस को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप यहां पर क्या करेंगे कि आपका ये जो इमोशनल अप्रोच होनी चाहिए, ये कंट्रोल्ड इमोशनल अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास चाइल्डिश या इमेच्योर इमोशनल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल्ड इमोशनल अप्रोच आप यहां पर लेकर आ सकते हैं। और कैसे इमोशनल अप्रोच? ऐसे इमोशनल अप्रोच जिसमें आप एग्जामिनर को बताइए कि एक मसले की हसासियत क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक पॉइंट में आपके सामने एक रेज करना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स, अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ऊपर हमने काम नहीं किया और अगर हम इसे इग्नोर करते गए, तो डर है कि हमारे पास 1971 वाला ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन का एक एक्सपीरियंस फिर से दोहराया जाए। क्या मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं? मुझे बताइएगा जी जी। सर। आपको क्या लगता है, आप उस साइड के हो ना, जरा आप जरा मुझे बताओ क्या लगता है आपको इसके बारे में, क्या मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ? जोया, मुझे बताइएगा। जी फिजा बेटा आप भी जरा बताएं, क्या मैं बात दुरुस्त कर रहा हूँ? हाँ, ऐसा है कि नहीं? अब देखिए मैंने इस आर्ग्यूमेंट में ना अरिका बेटा एक अर्जेंसी क्रिएट की, जो मैंने अभी आर्ग्यूमेंट लिखा कि बलूचिस्तान के इशू को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। अब ये मेरी इमोशनल अप्रोच है, तो ये बहुत जरूरी है जी, दैट्स ऑल। ये देखिए कैसी बैलेंस्ड इमोशनल अप्रोच मैं लेकर आ रहा हूँ, है कि नहीं? मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? एवरीबॉडी आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे जरा साथ साथ रिप्लाई कीजिएगा जी स्टूडेंट्स। यस सर। जोया, राय, रमीश, वर्दा, राबिया, नूर, मिनरा, यस। क्लियर है? समझ आ रही है? अलीना? ओके। अच्छा जी अब सर, बिल्कुल आ रही है। बेटा अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज किया करें पहले तो, ठीक है। अगर हैंड रेज नहीं तो प्लीज थोड़ा सा ना स्लो बोले, मुझे आपकी आवाज हमेशा मुझे रिपीट करवाना पड़ता है। हुमा आप पूछ रही होंगी क्या सवाल है बेटा? जी हुमा, क्या क्वेश्चन है? नहीं, सर मैंने क्वेश्चन नहीं किया। आई डोंट नो, पता नहीं अब किसने क्वेश्चन किया है, ये क्या है, आई डोंट नो।
आगे चलते हैं जी। तो अर्जेंसी, आपने अपने इमोशनल अप्रोच में आपकी एक अर्जेंसी नजर आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बैलेंस्ड अर्जेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसे आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या क्या फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर जो फ्रेजेस को लिखते जाइए जी, फ्रेजेस को जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इट इज डीपली अलार्मिंग, इट इज डीपली अलार्मिंग दैट, आगे जो भी लिखते जाइएगा, ठीक है। ये हो गई। दूसरी आप यहां पर बता सकते हैं, ठीक है, परहैप्स द मोस्ट ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस इज, हाँ, ये आप बता सकते हैं। परहैप्स द मोस्ट ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस इज, जो भी है, ठीक है। अब यहां से ना आप एक अर्जेंसी एवरीबडी क्रिएट कर रहे हैं अपनी इमोशनल अपील के जरिए, ठीक है। वरना बेटा ये जो आपने ह्यूमन वाला लिखा ना, ऐसी अप्रोच जरा नहीं इस्तेमाल करनी होती, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर आप बता सकते हैं कि इमीडिएट एक्शन इज एसेंशियल, इमीडिएट एक्शन इज एसेंशियल, ये आप फिजा बेटा यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। फिर फर्दर मोर आप यहां पर बता सकते हैं, ठीक है, कि हाँ, द इशू कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। अभी देखिए, मैं आपको सारी सारी लाइनें भी लिखवा रहा हूं, तो ये जब आप यूज करेंगे तो ये आपका पैथोस यहाँ पर हाईलाइट होता चला जाएगा। कोई सवाल तो नहीं है, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपके साथ एक और एक्सरसाइज छोटी सी करता हूँ। पॉवर्टी एक हमारे पास आ गया जी, टॉपिक पॉवर्टी, एक सिर्फ ये टॉपिक आ गया रमेश। अच्छा, अब इस टॉपिक पे ना मैं कहता हूं जी पॉवर्टी इज बैड। तो क्या यहां पर, क्या अर्जेंसी मेरी शो हो रही है, मुझे बताइएगा। जब मैंने कहा कि पॉवर्टी इज बैड, अली मर्दान, अली फिजान, दूसरे जो हैं रमीज, एहतशाम, सारे मुझे जरा बताइए बॉयज, कि मैं कहता हूं पॉवर्टी इज बैड, तो क्या यहां पर मेरी कोई इमोशनल अप्रोच, या उस इमोशनल अप्रोच के जरिए जो मैंने अर्जेंसी कायम करनी थी कि इसे अर्जेंट एड्रेस करना चाहिए, क्या नजर आ रही है? गर्ल्स आप भी जरा मुझे बताइए जल्दी से। अलीना, अफादिया, यस सर। आ रही है जी नजर अप्रोच, पैथोस नजर आ रहे हैं? हाँ सर। तभी हमने नहीं, आउटलाइन, नहीं आ रहा। आप में से कोई लीव कर रहा है तो आउटलाइन को मिस कर देगा। आउटलाइन के ऊपर अभी हमने कोई बात नहीं की, ठीक है, नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब इसे कैसे रीफ्रेज करेंगे, चलें अब आप जरा रीफ्रेज करें इन्हीं फ्रेजेस को इस्तेमाल करके, इन्हीं में से किसी एक को इस्तेमाल करें और जरा रिफ्रेश करें, और मुझे बताएं कि कैसे यहां पर हम अपने पैथोस को शो कर सकते हैं। कोशिश करें जरा। सर जैसे अगर ऊपर ये है कि इट इज़ डीपली अलार्मिंग दैट, अगर इसमें मेरे ख्याल में हम जज्बाती करें तो हम ये इस तरह लिखेंगे कि इट इज़ डिवास्टेटिंग, इट इज़ पता नहीं अलार्मिंग, इट हैज़, बिल्कुल इसने यानी कि ओवरहॉल कर दिया, इट हैज़ ओवरटर्न, इट हैज़ ओवरहॉल्ड, इट इज़ डिवास्टेटिंग, इट हैज़ इंटायरली ओवरथ्रोन, इस तरह की चीज़ें पैथोस में शायद आ जाएं। यहाँ पर एक अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, और अर्जेंसी पता है किस चीज की होती है लीना, कि किसी इशू को जी ना आंसर किया जा सके, एड्रेस किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। ये आपकी तरफ से मुझे भी नजर नहीं है। इमोशनल अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप अर्जेंसी क्रिएट करें कि इसे सॉल्व किया जाए। इमोशनल अप्रोच पैथोस आपने आमतौर पे वे फॉरवर्ड में इस्तेमाल करना है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो आपने वे फॉरवर्ड का भी कोई जिक्र नहीं है लीना यहाँ पे किया, गलत हो जाएगा ये। चलें, कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, देखते हैं उनका भी, तब तक कोशिश करें। परहैप्स द मोस्ट ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस इज दैट पॉवर्टी इज बैड। बेटा कॉपी पेस्ट ना किया करें इकरा, कितनी दफा मैंने आपको कहा है। अब आपने वही पॉवर्टी इज बैड लिख दिया, गोली मारे इससे बेटा, थोड़ा सा इसे रिफ्रेश तो करें, वही उठा के मत लिखें मुकर। रिका लिख रही है पॉवर्टी exacerbating societal grievances, thus it can no longer be ignored। हाँ, गुड वन। The issue of poverty can no longer be ignored, good one। It is deeply regretting reality, good one Ali Mardan, that poverty is widespread in every nook and corner of the country। nook and corner, वाह जी वाह, लेकिन आसान अल्फाज अली इस्तेमाल करो यार, आसान अल्फाज इस्तेमाल करो। नूर बेटा कैन यू ट्राई? फिजा आपकी तरफ से आज मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, आर यू इन द क्लास?
फिजा किधर है जी? फिजा इज नॉट इन द क्लास। ऑलराइट निम्रा बेटा आप जरा कोशिश कीजिए। निम्रा, वर्दा आप भी कोशिश करें बेटा। राय रमीज, कोशिश करो। पॉवर्टी इज बैड। क्या मैं कह सकता हूं कि पॉवर्टी इज एन अलार्मिंग थ्रेट? ठीक है, देयरफॉर इट शुड बी एड्रेस्ड। ठीक है, या द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, इज, ठीक है, सोसाइटल डिसइंटीग्रेशन, कि पॉवर्टी की वजह से सोसाइटी तबाह बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसे हमें काउंटर करना चाहिए। जी अली फिजा, अली मर्दान, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? राय रमीज आप भी जरा बताओ, एहतशाम आप भी Sir, जरा बताओ। poverty basically is affecting the whole system of a country where matlab, one creates a class difference. There is a class difference, and when there is a class difference, then the poor people are more affected by that class difference. नहीं, आपने बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, छोटा रखा करो स्टेटमेंट्स को ना। आपने छोटी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। अच्छा है, कोशिश आपने वेरी गुड, बहुत अच्छी रमीज की है, लेकिन इसे थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। गुड वन, गुड ट्राई। पॉवर्टी इज अनडिनाइबल प्रॉब्लम दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। बेटा नहीं नहीं, आपको नहीं समझ आ रही। आप आधे बच्चे समझ रहे हैं। देखें, पैथोस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैथोस हमेशा वे फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। वे फॉरवर्ड यानी सोल्यूशन। अब इकरा बेटा, आपने यहां पर क्या किया है? आपने यहां पर लिखा पॉवर्टी इज अनडिनाइबल प्रॉब्लम दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है जी, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन बेटा यहां पर वे फॉरवर्ड की तो बात ही नहीं है कोई। क्या आपने यहां पर कोई वे फॉरवर्ड की बात की? मैं आपसे सवाल करता हूं जी। तो बेटा आपने इमोशनल अपील फॉरवर्ड के लिए करनी है कि मसला बहुत बढ़ गया है, इस वजह से अब इस मसले को हल करने की जरूरत है। निम्रा मेरी बात समझ आ रही है? निम्रा परवेज, दैट्स वाई ये ऐसे बड़ा टेक्निकल है, इसलिए मैं एक दिन में आपको एक ऐसे ही पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल, कि आपको समझ आए। नूर मेरी बात समझ आ रही है? वर्दा, क्या नाम है, इकरा बेटा मेरी बात समझ आई भी है कि ऊपर से तो मतलब हमने सर वे फॉरवर्ड में हमने पेथोस शो करना है, जरूर शो करना है। हाँ, यहां पर देखें, मैं आपको कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बड़े बेसिक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं कहता हूँ ओए जी, इतना 4 महीने पेपरों में रह गए हैं, सीएसएस मेरी एकेडमी ज्वाइन कर लें, जल्दी जल्दी करें। देखिए, मैं बेटा अर्जेंसी, मैं आपको इमोशनल अपील दे रहा हूं ना, कि बेटा 4 महीने रह गए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। मैं आपको एक्शन के लिए, उस इमोशनल अपील के जरिए मैं आपको एक्शन तक लेकर जा रहा हूं। अरिका मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बताइएगा जी। राय फिजा, राय रमीज मेरी बात समझ आ रही है? कि देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने एक इमोशनल अपील यानी पैथोस को इस्तेमाल किया। ठीक है, इमोशनल अपील को, इमोशनल अपील को इस्तेमाल किया ताकि मैं आपको मजबूर कर सकूं कि आप एक्शंस लें। राइट? अब आपने भी ऐसे में यही एक तरतीब चलेगी कि आप इमोशनल अपील यानी पैथोस का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप एग्जामिनर को बताएं कि अब एक्शंस की बारी है। अब जो मसला हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे हल किया जाना चाहिए। मेरी बात अब समझ आ गई है जी? मुझे बताइए। तो इमोशनल अपील हमेशा एक्शंस के लिए किसी को मजबूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं कहता हूं ओए होए जी अरिका बेटा, आपके तो टेस्ट नहीं अच्छे हो रहे, पास होना भी है या नहीं? देखिए, पास होना भी है या नहीं, इमोशनल टेस्ट करें। सो मैंने वो इमोशनल अपील इस्तेमाल की ताकि मैं आपको मजबूर कर सकूं, ताकि आप एक सर्टेन एक्शन ले सकें। बात समझ आ गई? और ये एक्शन वे फॉरवर्ड है। अली मर्दान मेरी बात समझ आ रही है? तो पैथोस आपने वे फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल करना है। मेरे टीचर ने इतने जोर से पढ़ाया होता ना, तो मैं तो उसका फैन हो जाता, या मैं एटलीस्ट उसे जवाब सही देता। मैं उसे कहता यस सर, समझ आ गई है। अभी समझ आ रही जी जी है? सर, जी जी सर, क्लियर है सर। जी सर, आ रही है समझ। सही तो फिर नहीं आप कर रहे, चलें फिर से लिखें, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखे भेजें। इट्स डीपली अलार्मिंग दैट पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल। ये भी गलत है निम्रा। वे फॉरवर्ड किधर है? पैथोस के साथ वे फॉरवर्ड लगता है पुत्र। अली मर्दान लिख रहे हैं, रिग्रेटफुली rampant poverty is an existential crisis in Pakistan, thereby necessitating pragmatic measures from the state. Good one, Ali Madan. समझ गए बात? इकरा अफजाल लिख रहे हैं, poverty is undeniable problem but can be reduced। बेटा कैन बी reduced होती है थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स। गुड, अभी अच्छा है, गुड बात। समझ आ गई जी आपको सबको? देखिए, हमने इथॉस के बारे में विशेष चर्चा की। हमने कहा कि इथॉस में आपने बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलनी है, तभी आपकी इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी जाहिर होगी। फिर हमने कहा पैथोस
पैथोस में आपने क्या करना है जी, क्या करना है पैथोस में? इमोशनल अपील होगी। और पैथोस हमेशा इस्तेमाल कहाँ पर होंगे, जरा मुझे बताएंगे अलीना, कहाँ पर इस्तेमाल होंगे? फादिया, एहतशाम, एहतशाम आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ सर रहा। वे फॉरवर्ड। मैं लिख रही हूँ। हाँ एहतशाम, वे फॉरवर्ड यानी सोल्यूशन। देखो हमने पॉवर्टी के बाद ऊपर बात की ना एहतशाम, तो पॉवर्टी के ऊपर ना हमने ऐसे ही ऐसे छोड़ नहीं देना, बल्कि ना हमने उसके वे फॉरवर्ड भी लिखने हैं, यानी सोल्यूशन की इस पॉवर्टी को, इस गुर्बत को कैसे मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो वे फॉरवर्ड है इसके लिए हम पैथोस यानी इमोशनल अपील का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इमोशनल अपील ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब इमोशनल अपील में भी ना वर्दा बेटा कुछ ना बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब वो गड़बड़ क्या करते हैं जो आपने भी नहीं करनी, कि कुछ बच्चे ना ओवर ड्रामेटाइज कर देते हैं किसी चीज को, कि ओए होए जी पॉवर्टी से तो ये तबाह हो गई हैं, ओए होए जी। ऐसे नहीं करना। किसी भी जब आप पैथोस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ओवर ड्रामेटाइज नहीं करना। ठीक है, फिर आपने बैगिंग इमोशनल अप्रोच नहीं रखनी। ऐसी इमोशनल अपील नहीं रखनी कि आप भीख मांग रहे हैं, बैग इमोशनली जिसे आप कहते हैं, ये भी आपने नहीं करना। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इमोशनल अपील होनी चाहिए वो भी याद रखिएगा न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अगर आपने देख लेना है, ठीक है। और एक और चीज, पैथोस को आपने 15% वेटेज देना है। तो जब आपने 15% वेटेज देना है तो क्या ये पैथोस वाले लफ्ज हमने ज्यादा इस्तेमाल करने हैं? मुझे बताइएगा, बता। सर ये मैंने भी लिखा है, चेक कीजिएगा। ओके, 15% हमने वेटेज देना, मुझे जरा बताइएगा क्या हम इसे इस्तेमाल करेंगे फिर? हाँ, पॉवर्टी इज नो सर। रिवर्सिबल ब्लो टू द स्टेट, नहीं बेटा गलत है। इरिवर्सिबल कैसे है? बिल्कुल रिवर्सिबल है पॉवर्टी, गलत है। यहाँ भी आपने लीना गलत कर दिया। देयर फॉर इट इज इंडिस्पेंसिबल टू कर्ब, बेटा आसान अल्फाज बच्चों वाले, मैट्रिक फेल हूं मैं, आपको पता है मेरी तो मैट्रिक भी क्लियर नहीं हुई। तो मैट्रिक फेल को आप बेटा इंडिस्पेंसिबल बोल के समझाएंगे? वो ऊपर अली मर्दान लिख रहे हैं जी, जी। वो क्या पता नहीं क्या क्या। मैं तो मैट्रिक फेल हूँ, क्या मुझे ऐसे ही समझाएंगे आप? Therefore, it is indispensable to curb it from the grassroots level by integrating poverty alleviation strategies into the national governance framework. Good one, लेकिन आसान अल्फाज इस्तेमाल अरिका क्या नाम है अलीना किए जा सकते हैं, और इरिवर्सिबल पॉवर्टी नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, आपने ज्यादा यहाँ पर ठीक है जी। करना। आइए आखिरी के ऊपर, आखिरी जो है पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो है लोगोस। लोगो स्टूडेंट सिंपल ये है कि आपके पास एक प्रॉपर, आपने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आइए अब ना हम इसकी आउटलाइन बनाते हैं। ये सारा तो अभी मैंने आपको आउटलाइन के बारे में बताया ही नहीं है। मजे की बात आपको बताऊं तो मैंने तो अभी आपको ऐसे के बारे में बताया कि आपने ये ऐसे लिखना कैसे है। अब आउटलाइन कैसे बनानी है ये मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने जब परसुएसिव ऐसे कल एक्सपोजिटरी ऐसे देखा था, तो स्टूडेंट्स हमने एक्सपोजिटरी ऐसे में एक चीज देखी थी कि एक्सपोजिटरी ऐसे में पहले आपके पास एक जनरल टॉपिक होता है, जनरल टॉपिक के बाद आपके पास कॉलन लगाया होता है, और कॉलन के बाद आपके पास डोमेन 1 एंड डोमेन 2, यानी दो या दो से ज्यादा या तीन डोमेन भी दिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सपोजिटरी की आउटलाइन बनानी थी तो हमने ये कॉलन से पहले वाले एरिया को कितने परसेंट वेटेज देना था, कोई मुझे बताएगा? 5%। 5%। ये 5% वाला कौन है? 5% वाला तो मुझे बताया कौन है ये 5% वाला? सर मैं अब आ दिया। आदिया, बिल्कुल आपने सही फरमाया, 5%। अच्छा हुमा, और ये कॉलन के बाद वाले एरियाज को, डोमेन्स को हमने कितने परसेंट वेटेज देना है? हुमा, हुमे जिला बताएंगी, जिले हुमा। चले जोया इशफाक, आपको भी नहीं पता होगा। राबिया आप मुझे बता सकती हैं? निमरा, एहतशाम आप बताइए। सर 10%। 10%? सर कॉलन के बाद, 95%। कॉलन के बाद वाले को 10%? नहीं नहीं, कॉलन के बाद वाले को 90 या 95% वेटेज देना है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, अच्छा अब परसुएसिव ऐसे आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आइए इसके ऊपर देखते हैं। सर परसुएसिव ऐसे में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसे आ जाता है कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, पहला वाला ऐसे ही उठाते हैं। आइए, कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट ओनली मोर कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। चलिए मैं आपके सामने ऐसे का ये टॉपिक ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं इसे लिख ही देता हूँ एक दफा फिर से, वेट अ मिनट प्लीज।
ऑलराइट, मैं ये टॉपिक लिख रहा हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट ओनली मोर, ये सुनिएगा अब आपने ये से करना कैसे, ये बड़ा क्रिटिकल है यहाँ पर। ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट ओनली मोर कन्वीनियंट। अच्छा, ये मैंने ऐसे किया था, आपको पता है, CSS 2023 में, और मजे की बात बताऊं, इसमें मैं 1 नंबर से रह गया था। पहली अटेम्प्ट में मैं CSS में ऐसे में फेल था, आई रिमेम्बर। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट ओनली मोर convenient but often more effective than traditional classrooms। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, राइट? मैं बात दुरुस्त कर रहा हूँ, मुझे फरमाइएगा, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा बेटा, ओके। अच्छा, अब आप सबसे पहले जब इसकी आउटलाइन बनाएंगे, तो आउटलाइन बनाते हुए सबसे पहले हमने क्या चीज लिखनी होती है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? जी, क्या लिखना होता है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जी आउटलाइन ही लिखनी होती है, ठीक है? आउटलाइन और ये कॉलन। देन पहली चीज आप लिखेंगे जी इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब ना यहां पर बच्चे अटकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अब बच्चे अटकते कहाँ है, मैं आपको बता दूं, मैं ना अपनी स्टोरी आपको बल्कि इस पे बताना चाहूंगा, बड़ी मजे की स्टोरी है। मैंने ना CSS 2022 में तैयारी शुरू की, 2023 में मैं अपीयर हुआ, ठीक है? मैं ये ओपनली किसी बच्चे को नहीं बताता, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टेलिंग यू। और मैं ना एसए में 1 नंबर से फेल हो गया था, मेरे 693 मार्क्स थे उस टाइम में, रिका, टोटल जो बने थे। और मेरे मार्क्स ना एसए में 39 थे जोया। 39 एसेज का ना उस टाइम पर मुझे मतलब पता चला कि 39 नंबरों का मतलब पता है क्या होता है, कि आपने एसे को ब्रेक भी सही किया है, आपकी ग्रामर की भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके ना स्ट्रक्चर में कोई मसला है। एंड उस टाइम पर मैं समझ गया था कि मेरे स्ट्रक्चर में राबिया पुत्र मसला क्या आ रहा है, मुझे ये चीज पता चल गई। आपको पता है मेरे स्ट्रक्चर में मसला क्या आया था? मैं आपको बताता हूँ, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दिस थिंग। और उसके बाद मैंने ऐसे कैसे पढ़ाना शुरू किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने पता है क्या किया एवरीबडी, कि मैंने ना इंट्रोडक्शन, मैंने जिन टीचर से पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बाद ना वो कहते थे कि आपने ना आउटलाइन में ही थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। यानी आपने क्या करना है कि आउटलाइन, इंट्रोडक्शन को ऐसे नहीं छोड़ना, बल्कि ना इसके नीचे 2-4 लाइनें ना अपने एसे के बारे में लिख देनी है, जिसमें ना आपने अपने एसे को ब्रेक डाउन किया होगा। इकरा अफजाल बेटा, मसला पता है मेरे साथ क्या हुआ, कि मैं ना थीसिस स्टेटमेंट को सही तरीके से लिख ही नहीं सका, मुझे थीसिस स्टेटमेंट लिखनी ही नहीं थी आई। और मेरी क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट में एग्जामिनर को पढ़ते ही पता चल गया था कि मसला है, तो एग्जामिनर ने बाकी सारा पढ़ा, वो बाकी बाकी दुरुस्त था, लेकिन एग्जामिनर ने मुझे वहां पर ही फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी जो मिस्टेक थी, थीसिस स्टेटमेंट जब मैंने लिखी राय रमीज, तो मैंने ना अपनी मिस्टेक एग्जामिनर के सामने रखी, मैंने खुद अपने हाथ काट के से दे दिए। शायद मैं अगर थीसिस ना लिखता तो मैं पास हो जाता। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? और ऐसा होता है, आज के टाइम पर भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? कि स्टूडेंट्स, आप भी बहुत से बच्चे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको थीसिस लिखनी नहीं आती, आती है, लेकिन देखिए, एट दैट मोमेंट रिका, जब आप पेपर में बैठे हैं आपको नहीं पता, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपको, आप एक एक लफ्ज लिखने से पहले भी अपने पेपर में 100 दफा सोचेंगे। रिका बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना आपकी, ये सेकंड है? बताइएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना? हाँ, कोई सेकंड अटेम्प्ट वाला आप में है बैठा हुआ, जिसने आज तक कोई एक अटेम्प्ट दिया और अब सेकंड अटेम्प्ट की प्रेपरेशन कर रहा है? एनीवन? कोई है? हाँ जोया, अच्छा जोया, जोया 2026 की अटेम्प्ट दिया ना आपने? राइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गया। हाँ जोया, इकरा ने भी दिया, अच्छा इकरा आपने भी 2026 की दिया अटेम्प्ट, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अच्छा, आपने, मुझे नहीं पता थीसिस लिखी है या नहीं, इन सबको बताइएगा भी बेटा,
एक एक लफ्ज लिखने से पहले भी हाथ कांपते हैं कि नहीं कांपते? बंदा सोच दफा सोचता है ओए मैं ये लिखूं या ना, स्पेशली ऐसे में। ठीक है राय रमीश? तो आपको आती हो सकती है, लेकिन क्या पता आप गलती कर जाएं फिर, क्या पता मैं भी अभी गलती कर जाऊं। देखिए उस टाइम पे आप कुछ नहीं कह सकते। उस टाइम पर मैंने अपने टाइम पे मेरे साथ वाले बच्चों को रोते हुए देखा है, रोते हुए कि हमारे साथ हो गया गया, हमें तो ऐसे ही नहीं आता कोई भी। ठीक है? तो बताने का मेरा मतलब ये है, बताने का इशू ये है कि स्टूडेंट्स थीसिस अगर आप लिखते हैं, पास भी हो जाते हैं बच्चे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ना लिखें, बगैर लिख के भी पास हो जाएंगे आप। तो इसलिए इंट्रोडक्शन में आपने एवरीबॉडी थीसिस नहीं लिखी। अब वही मजे की बात हुई कि 8 महीने बाद CSS 2000 CSS स्पेशल आया, और CSS स्पेशल में मेरा ऐसे पास था। CSS स्पेशल में मेरे ऐसे में पूरे पूरे 40 मार्क्स थे। ठीक है? तो मैंने उसमें कोई थीसिस स्टेटमेंट लिखी, और उस टाइम पर मैंने जो ऐसे किया वो था जी, AI हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड, मेरा फेवरेट ऐसे है। तो बताने का मकसद एवरीबॉडी ये है कि आपने थीसिस नहीं लिखते। इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया अली मर्दान। क्लियर है अली मर्दान? अच्छा, अब दूसरा हेडर यहां पर क्या होना चाहिए? अब यहां पर ना बच्चे इंटेलेक्चुअली फंसते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? यहां पर एक डोमेन पूछा जा रहा है, 2 डोमेन पूछे जा रहे हैं, या 3 डोमेन पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन का कंपैरिजन एक डोमेन में हो रहा है, या 2 डोमेन में हो रहा है, या 3 डोमेन में हो रहा है, इसे पढ़ के हमने पहले एसए को ब्रेक करना है। एसए को ब्रेक करके मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक, किसमें कितने डोमेन्स में ऑनलाइन एजुकेशन को हमने यहां पर डिस्कस करना? कोई बताएगा? अलीना बेटा आप बताएंगे मुझे, जोया, इशफाक? ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन नॉट ओनली। निम्रा कह रही है 2 डोमेन्स। निम्रा सर जी कौन? आई थिंक 3 डोमेन्स हैं। वरना सर चलें, 3 ऑनलाइन भी, सर ऑनलाइन भी, ट्रेडिशनल भी, और आई थिंक हाइब्रिड भी। चलें निम्रा से पहले पूछते हैं, क्योंकि निम्रा ने आंसर किया, फिर वर्दा से, और फिर दूसरे। निम्रा बेटा कौन कौन से डोमेन्स हैं 2 जो आपने बताए हैं, बताएं। निम्रा वेटिंग बेटा। अरिका आप मुझे बताएं कि कौन कौन से 2 डोमेन्स हैं। यानी अगर आपकी कितने, आपको वैसे लगता है कितने डोमेन्स हैं, पहले तो ये बताना, कितने डोमेन्स आपको लगते हैं? सर मुझे भी लग रहा है कि 2 ही लिखने चाहिए, बिकॉज एक तो उसने कहा है कि वो कन्वीनियंट है ट्रेडिशनल क्लासरूम से, दूसरा उसने इफेक्टिव की बात की है। ओके चलें ठीक है। हाँ जी अलीना आप बेटा बताइए कि आपने कहा 3 डोमेन्स, तो 3 कौन कौन से डोमेन्स हैं यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं मेरा मतलब ये था कि हम उसको एजुकेशन को 3 टाइप्स बताएंगे, ऑनलाइन भी, ट्रेडिशनल भी, और हाइब्रिड भी। नो, वर्दा आप मुझे क्या बताइए? सर एक्सक्यूज मी इसमें 2 सर ही है जी सर, जो मैंने पूछे इसमें एक तो कन्वीनियंट है, मतलब पहले हम ये बताएंगे कि कन्वीनियंट भी है, लेकिन उससे ज्यादा ये इफेक्टिव है। और फिर थर्ड ये कि ये ट्रेडिशनल क्लासरूम से बेटर है। नहीं नहीं, टोटली गलत है, ये ऐसे की अप्रोच गलत है। अली मर्दान आप बताइए। आप माशाल्लाह से अली मर्दान बहुत कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह, लड़कों में कम ही कॉम्पिटेंट होते हैं। बताएं कितने डोमेन्स हैं, 2 3 4 5 10, कितने डोमेन्स हैं यहाँ पे? सर टाइटल कहाँ पे है? बेटा टाइटल ये देखिए, ये है रेड में जो लिखा हुआ है। आप सबको शो हो रहा है टाइटल? स्क्रीन शो हो रही है? सर जी आप बता दें। ठीक है अली मर्दान आप जरा बताएं, सर 2 ही डोमेन्स हैं। 2 डोमेन्स हैं। नूर बेटा कितने डोमेन्स हैं? अच्छा देखिए एक सुनिए, ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब कि ऑनलाइन क्लासरूम्स, और एक ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। नहीं बेटा ये डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स नहीं हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ डोमेन्स है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पहला डोमेन है आपके पास कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से कन्वीनियंट है। आप पहले बताएंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से कन्वीनियंट है, वर्दा? जी सर मैं सुन रही हूँ। और फिर आप बताएंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से, ठीक है, अफेक्टिव है ट्रेडिशनल क्लासरूम से। और यहाँ पे भी आप बताएंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से ट्रेडिशनल एजुकेशन से पहले कन्वीनियंट है, और फिर आप बताएंगे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम से कैसे अफेक्टिव है। ये आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। अच्छा, अब आप अगर देखें तो आप यहाँ पर आपने डोमेन्स बना लिए अपने रफ पे, आपको पता चल गया। अब आपने यहाँ पर इन डोमेन्स को लिखना कैसे है, इस पर बात करते हैं। ठीक है? परसुएसिव ऐसे में आप हमेशा हाउ और वाई को साथ लेकर चलते हैं, हाउ को या वाई को। आप सिंपल यहां पर बता सकते हैं कि हाउ इज
ऑनलाइन एजुकेशन मोर, पहला कौन सा है जी, कन्वीनियंट। जो पहले गिवन है आपने वही पहले डिस्कस करना है, मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल। अब यहां पर क्लासरूम लिखा है, लेकिन मैं क्लासरूम नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा चेंज भी करें ना, ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब देखिए यहां पर हाउस सवालिया निशान है, इसलिए मैं सवालिया निशान यहां पर ऐड कर। ओके, मेरी बातें आप सबको समझ आ रही है, मुझे बताइएगा। और मैं नीचे आर्ग्यूमेंट्स फिर 2.1 2 लिखता जाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आर्ग्यूमेंट्स में ना आप, जब मैं भी आउटलाइन देख रहा था तो आपका मैं, नाम लिखा हो क्यों? बैग में से निकालो ना, लेके आओ अपनी कॉपी, होमवर्क वाली जो अच्छा जिस पे काम किया हुआ है ना वो दिखा दो उनको। बेटा आप अपने माइक्स को म्यूट रखा करें, अगर आप मुझसे सवाल पूछें तो प्लीज आस्क, रेज योर हैंड फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने अभी माइक अनम्यूट किया था? आई डोंट नो, नहीं ऑलराइट। सॉरी सर, वो अनम्यूट हो गया था। अच्छा जी, अब देखिए तो बेटा आप बताइए कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से ट्रेडिशनल क्लासरूम से कन्वीनियंट है। एक दो आर्ग्यूमेंट्स कुछ बताएं, बट आई वांट द बॉयज, बॉयज किधर हैं? लड़के जिंदा है ना, मुझे बताइए। एहतशाम, एहतशाम, जिंदगी है आप में, मुझे बताएं, वेयर इज एहतशाम? राय रमीज, फिर अली मर्दान सर किधर? वर्क फ्रॉम होम है आपको। आजकल के टाइम के अंदर जितनी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, यू कैन इजीली टेक दोज क्लासेस फ्रॉम योर होम विदाउट एनी फर्दर एक्सपेंसेस। हाँ, ट्रैवल एक्सपेंसेस यहाँ पर कम होते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा जी, कन्वीनियंस ही तो है। बिल्कुल। आप अभी सारे अपनी रजाइयों में बैठ के, अपने एसी वाले कमरों में बैठ के साथ साथ खा रहे हैं, साथ साथ क्लासेस ले रहे हैं, राइट? ऐसा ही है। आप में से एक ना एक तो ये जरूर ऐसा काम कर रहा होगा, मुझे ये इस चीज का आइडिया है। आप कभी कभी क्लास लेते लेते नो सो जाते सर, टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं। हैं, वो आप है ना, हर कोई तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं तो क्या बात कर रहे हैं? यस, कभी कभी क्लास लेते लेते आप सो जाते हैं, ऐसा भी होता है, यस, राइट? सर ऐसा जी। होता है, ऐसा होता है। हुआ बेटा, थोड़ी सी मैं कहूंगा कि हम मेच्योरिटी जरा मेंटेन करें, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका बेटा। तो बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना, आपको अलाउ करता है कि आप अपनी पेस पर सीख सकें। अब देखिए, आपको इन ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से आपके पास क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी है कि आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, राइट? आप जब क्लासेस की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं तो आप अपनी पेस पर लर्निंग भी कर सकते हैं। क्या मैं दुरुस्त बात कर रहा हूं, मुझे बताइएगा एवरीबॉडी। ठीक है। तो यहां से देखिए हमें इस चीज के बारे में पता चलता है कि स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन नो डाउट ट्रेडिशनल एजुकेशन से बेहतर है। मेरी बातें यहां तक समझ आ रही हैं? कोई सवाल तो नहीं है? लेट मी नो एवरीबॉडी, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट्स? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी ऑनलाइन एजुकेशन। अब आप अगली हेडिंग इसकी बनाएंगे, तीसरी हेडिंग, कोई 5 6 आर्गुमेंट इस पे लिखे। अच्छा, अब आपने अगली इसकी हेडिंग बनानी है। अगली हेडिंग आप कैसे तीसरी हेडिंग बनाएंगे, जरा मुझे बनाकर तो दिखाएं। एनीवन, कोई मुझे बताएगा? सर जी क्लास बहुत लंबी नहीं हो गई? बेटा क्लास अभी चलेगी, ठीक है, ताकि आपको हो सके, आपको अगर इशू है तो आप अभी लीव कर देंगे, जैसे आपको बेहतर लगता है। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट क्लास अभी और चलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। कोई और मुझे बताएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन, अब देखें, हमने बताना है ट्रेडिशनल हो गया, कन्वीनियंट हो गया, अब हमने बताना है कि इफेक्टिव कैसे है। एनीवन, इसकी हेडिंग सबसे पहले मुझे बना कर दें। बेटा बात पता है कि मैं आपको सिंपल वर्दा बताता हूँ। देखें, दूसरे जब टीचर्स लेते हैं तो आप 3 3 घंटे भी क्लासेस में उनके बैठते हैं, आई सीन दिस थिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो बेटा मेरी 1.5 घंटे की क्लास में आप सबको, कुछ बच्चों को इश्यूज होते हैं, तो बेटा ये चीज़ तो आई गेस थोड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए मैं आप सबको इनकरेज करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट यू शुड टेक द क्लास। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। एनीवन, ये हेडिंग मुझे बनाकर देंगे, इस सर इंडियन देन ट्रेडिशनल, नहीं बेटा गलत है। हाउ आपने एंड पे नहीं लगाना बेटा, स्टार्टिंग में हाउ लगाना होता है। ठीक है। अरिका, कैन यू मेक द हेडिंग प्लीज? हेडिंग सर बता मैं, यस सर, इनहेंस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एजुकेशन। ठीक है, ओके। और मुझे कोई बनाकर दिखाए, अलीना, कैन यू मेक द हेडिंग फॉर मी? सर इफेक्टिव में हम ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस नहीं होते, इसलिए बहुत से मोड ऑफ एजुकेशन हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, लाइक सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमास वगैरह, शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। अलीना, मैंने कहा अभी हेडिंग बनाए। अली मर्दान, कैन जी यू, अच्छा। फिजान के क्या नाम है आपका?
इकरा अफजाल के मेक द हेडिंग, राबिया, निमरा, परवेज, आप हेडिंग बना सकते हैं सर मेरे अगर लिए। हम सिंपल बना दें इफेक्टिवनेस ऑफ कन्वीनियंट एजुकेशन। बेहतरीन ये रहेगी, बेहतरीन हेडिंग, वन ऑफ द बेस्ट हेडिंग है बल्कि, ठीक है, बल्कि मैं भी ये यूज करता हूँ, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत अच्छी हेडिंग है ये। देखिए जितनी सिंपल, जितनी स्वीट, जितनी शॉर्ट एंड उतनी स्वीट, बेहतरीन हेडिंग रहेगी। 3.1, 3.2, 3.3, इस पर आर्ग्यूमेंट्स अब आप लिखेंगे, ठीक है, और आप इसी के थ्रू अपने पॉइंट को प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन जो है बेहतर है। चलें, बेहतर हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम आज रियलिस्टिकली देखें तो क्या अफादिया पुत्र ऑनलाइन एजुकेशन को कोई चैलेंजेस हैं? क्योंकि हमने तो ऐसे में रियलिस्टिक बात करनी है ना। तो बेटा क्या ऑनलाइन एजुकेशन आज कोई चैलेंजेस फेस कर रही है? अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात यस बताता हूँ। सर। मैंने 5G लगवाया हुआ है, मेरे पास दो 5G की वाईफाई हैं, लेकिन स्टिल मेरी ही वॉइस कभी कभी डिस्टॉर्शन में जाती है। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। रीजन क्या है कि हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पूरे पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है। ऑलराइट, मेरी बात रवि समझ आ रही है आपको? ठीक है, हमारे पास इंटरनेट प्लान यस बहुत, सर। हमारे पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, बहुत से बच्चों को तो जूम यूज भी नहीं करना आता। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे बताने का मकसद एवरीबडी ये है कि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी, बट हम फिर से टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। क्या इस टॉपिक में दूर दराज से भी चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? अलीना बेटा बताइएगा, जोया जी बेटा। सर, मेरे जहन में यही क्वेश्चन आ रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन के तो चैलेंजेस भी बहुत हैं, तो वो किधर है? लेकिन 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 मेरा पॉइंट समझना है, पॉइंट समझिए पहले। क्या चैलेंजेस टॉपिक में नजर आ रहे हैं आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं हो? आ रही मैं। नहीं आ रहे? नहीं आ रहे नजर? सर आ रहे इस तरह के, हम अगर चाहें तो ये हम उसको, यानी जो स्टेटमेंट है हम इसके एंटी भी तो जा सकते हैं ना। नहीं बेटा, एंटी नहीं जाते अभी फिलहाल, एंटी नहीं जाते, ठीक है। राइट नाउ लेकिन जो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ना, ठीक है, उसके आप अगेंस्ट ना आई जाए तो अच्छा होता है, ठीक है। खैर, निम्रा और अलीना ने मुझे कहा है कि सर जी ऑनलाइन एजुकेशन के ना चैलेंज हमें टॉपिक में नजर आ रहे हैं। तो निम्रा और निम्रा और क्या नाम है जी, अलीना, अलीना ही मुझे बताएंगे कि ये कहाँ पर चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। हाँ जी बेटा सर कहिए। चैलेंजेस इस पे मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर हम इफेक्टिवनेस में हम दूसरा स्टांस भी तो ले सकते हैं, तब मौजूद होंगे, वरना जाहिर है नहीं है। बेटा मैंने वही कहा है कि आपने स्टांस दूसरा भी नहीं लेना होता परसुएसिव में, ओके। सर जी। एक एक मेरा स्टूडेंट था, ठीक है, और उसने दूसरा स्टांस दिया था, वो इसी इसी ऐसे में वो फेल हो गया था, इस ऐसे में, ठीक है। अच्छा अच्छा। सर जो परसुएसिव ऐसे में, ठीक है, आप दूसरा स्टांस ना अडॉप्ट करें, किया जा सकता है, लेकिन वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, उनके ऊपर बात अभी करते हैं, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, चैलेंजेस बेटा हमें नहीं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, निमरा बेटा कहीं पे चैलेंजेस लिखे ही नहीं है, कहीं पे लिखे हुए हैं जी? राय रमीज चैलेंजेस, एहतशाम बेटा यहाँ पर सर मेरे को, नहीं लिखे हुए, चैलेंजेस नहीं लिखे हुए, तो मेरे ख्याल से हमें सिर्फ कन्वीनियंसी पे और इफेक्टिवनेस पे ही बात करनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात यहाँ पर यह है कि चैलेंजेस बुक के लिखे नहीं है, लेकिन हैं, तो आप चैलेंजेस ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। अब जैसे आपने किए कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद आपने यहाँ पर कोई 6-7 आर्ग्यूमेंट ऐड किए, ठीक है। आपने राबिया बेटा इसकी अफेक्टिवनेस पर भी 6-7 आर्ग्यूमेंट ऐड किए। अब चैलेंजेस के ऊपर आप एक या दो आर्ग्यूमेंट ऐड करें, वो इनफ रहेंगे, ठीक है। और जब आपने चैलेंजेस लिखे हैं तो जहां पर चैलेंजेस आते हैं वहां पर एक और चीज आती है, कोई मुझे बताएगा? राबिया, चैलेंजेस के बाद हमेशा क्या चीज लिखनी होती है? वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड। सर सोल्यूशन उस चीज के। बिल्कुल। और वे फॉरवर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे एंड देन आप कंक्लूजन लिख देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है एवरीबॉडी, जो हमने कल देखा, वो ओपन एंडेड होता है, आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। फिर हमने देखा एक्सपोजिटरी ऐसे, और एक्सपोजिटरी ऐसे में कॉलन के बाद वाला जो एरिया है, आपने 90 to 95% वेटेज उसे देना है। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? मुझे बताइएगा। एंड देन आपके पास, ठीक है, जो नेक्स्ट है आप परसुएसिव ऐसे, परसुएसिव ऐसे में आपने आउटलाइन में क्या चीज लिखनी होती है? हाउ और वाई। समझ आ रही है जी बात की? मुझे बताइएगा, लेट मी नो, क्लियर है यहां तक? जी सर। कोई और आपका सवाल यहां तक जी? दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही।
अगर आप सबको समझ आ रहा है तो डू राइट अ यस सर, एक दफा यस सर लिख दीजिए, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आप सब मेरे साथ ही एक सेम पेज पर मौजूद हैं। कोई अगर आपका सवाल है तो डू लेट मी नो, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम वाई एंड हाउ को एड्रेस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अंडर ईच जो है वो उसकी मतलब कोई बस जितने में आपकी बात पहुंच जाए, कोई ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता कि 8 आर्ग्यूमेंट्स लिखे, 10 लिखे, 12 लिखे। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं होता, लेकिन आपने दोनों ऐसे, एक ऐसे में दोनों हाउ और वाई दोनों को नहीं लिखना, कोई एक को लिखें जो आपको लगता है कि लॉजिकली ज्यादा दुरुस्त है। अब यहाँ पर आपने लिखा कि हाउ, तो वाई ना लिखें, फिर एक चीज के हिसाब जी। से होगा। ओके बेटा, ठीक है। नूर बेटा समझ आ गया, मुझे बताइएगा। नूर फातिमा क्लियर है? दूसरे तमाम मेरे जितने भी अजीज हम वतन दोस्त हैं, मेरे बहन भाई हैं, आप सबको समझ आ गया, क्लियर है जी? और सर हमने कितने आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं? क्या कोई मिनिमम रेशो है कि इतने तो जरूर होने चाहिए? 17 से 18 टोटल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है अलीना? ये कल वाली क्लास में मैंने सारा बताया हुआ है, ठीक है, बट मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ ठीक थोड़ा है, सा। मैं अगर कुछ मिस हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी दोबारा। असाइनमेंट बेटा, अब असाइनमेंट चेक करने का टाइम नहीं है, वी हैव पाकिस्तान अफेयर्स क्लास, यही काफी लंबी चली गई है। मैं आज की डेट में चेक करके कल आपके साथ ना वन ऑन वन डिस्कशन रख लूंगा, या आप सबके साथ इकट्ठी डिस्कशन ही रख लूंगा, लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी ये 50-60% इसे कंफर्म सब्जेक्ट, क्योंकि वी हैव अनदर क्लास, इन 15 मिनट में हमारी अगली क्लास है। फिर मुझे पता है क्या बच्चे कहते हैं, मैं लिंक जब भेजता हूँ बच्चे कहते हैं सर जी सांस तो लेने दिया करें। तो वी हैव अनदर क्लास, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक दैट क्लास, दैट इज अ वेरी गुड क्लास। क्लाइमेट चेंज पर आज हमने बात करनी है और बड़ा मजा आएगा, बहुत नए नए आर्ग्यूमेंट्स आप सब इसमें सीखेंगे। अलीना ने और फादिया के साथ आज मैं यही सुबह के टाइम पे डिस्कस कर रहा था। तो खाने की ब्रेक सर, खाने की ब्रेक, खाना खाने की ब्रेक, बेटा आई एम वेरी वीक एट दिस उर्दू। 9:30 बजे क्लास कर ले, लेट मी नो। नो सर, सर 9 PM ठीक है। साढ़े सारे मुझे जरा बता दें। और 9:30 कर लो। प्लीज जो जो स्टूडेंट कहते हैं कि 9 बजे रख लें, वो प्लीज मुझे एक दफा यस लिख दें, ताकि मैं फिर उसी के हिसाब से फैसला करूं। जो कहते हैं 9 बजे करें क्लास, वन वोट इकरा अफजाल का। बेटा खाने खाने की ब्रेक तो बिल्कुल आप ही कह रही हैं, खाना खाने की ब्रेक दे दें, मैंने 9:30 किया, अब आप कह रहे हैं नहीं सर जी 9 बजे रखें क्लास। नहीं सर, मैंने 9:30 के लिए यस कहा है। 9:30। अरिका आप बताएं, अलीना आप भी बताएं मुझे, फादिया आप भी बताएं, बॉयज किधर हैं, राबिया आप भी बताएं। सर मेरे ख्याल में इट्स टोटली अप टू यू, मतलब मेरे ख्याल में तो। चलें जी, देन इट इज डिसाइडेड। हुमा हमें डेमोक्रेसी पर जाना पड़ेगा बेटा, आई गेस क्लास करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज। 9:30 बजे आप सबके साथ मुलाकात होती है।